हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में आपने ऐसा ऐसा कमेंट किया कि पी पा के मैं फिर से आ गई। ठीक है, कल गैप हुआ था, बट ठीक है, आप लोगों ने कहा कि टेंशन नहीं लेने का, तो मैं भी टेंशन नहीं ले रही हूँ। जो होगा जीवन में देखा जाएगा। बस पी पा के मतलब सपने में ही पिया है अभी तक। हाँ, अब ये मत कहना दीदी को पीना है। ऑफ कोर्स ज़िंदगी में एक बार तो मुझे ट्राई करना ही है। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ और इसका ये आज लास्ट पार्ट होना चाहिए। अगर हो गया तो कल इसी चैनल पे एक छोटू सा मतलब 2 घंटे का एक वन शॉट इफ यू पाएगा क्यूट सी रोमांटिक लव स्टोरी हस्बैंड के ऊपर। तो चलिए चलते हैं हम अपनी जर्नी की तरफ और देखते हैं अपना अगला सीन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह बेबूजियान ने के अंदर एक फीलिंग्स आई थी। फीलिंग्स के बाद बेबूजियान ने वो सारी चीज़ें अपने और लांचान के बीच देखी जो उनके बीच 10 साल पहले हुई थी। एक कर्ज की वजह से बेबूजियान और लांचान एक दूसरे से जुड़ी चीज़ें, खासकर बेबूजियान और उसके घर वाले सारी चीज़ें एक साथ भूल चुके थे और याद आने की शर्तें भी वही थी जब बेबूजियान दोबारा उसकी ज़िंदगी में एज ए ब्राइड या ग्रूम की तरह आएगा। ब्राइड या ग्रूम से यहाँ कोई जेंडर से नहीं था, बल्कि आलो और हमसफर से था। बेबूजान उसकी ज़िंदगी में आया भी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि बेबूजान उसका सोलमेट था। देन यहाँ ब्लड का कॉन्सेप्ट उसके ऊपर नहीं लागू हुआ। चीज़ें वहाँ तक पहुँची जहाँ हमने देखा था। पींग ने सब कुछ देखा, किस तरह वो प्यार में गिरे, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा, उनका बच्चा, एवरीथिंग। चीज़ें वहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ हमने देखा था कि बेबूजान को सब कुछ याद आ गया था और उसका फ्लैशबैक खत्म हुआ था, जहाँ बेबूजान और लांचान एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे थे, ये सोच कर कि उनकी ज़िंदगी में 10 साल गुजर चुके हैं। कितना ज़्यादा स्ट्रगल वो इन दोनों के बीच कर चुके हैं। खासकर लांचान, जो अपनी भावनाओं से झेलता रहा, जो उस गुफा में फंस के रह गया, दोबारा कभी वहाँ से निकल नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर उस हैवान का हिस्सा है जो भांग मांग जुन का हिस्सा बन चुका था। वो एक कर्ज से ग्रसित था, ऐसे में उस गुफा से बाहर भी नहीं आ सकता था। तो जाहिर सी बात है कि अगर भावनात्मक रूप से कोई ज़्यादा संघर्ष कर रहा था तो वो हंग मांग जुन था। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। बेबूजियान, जो कि फूट कर उस जगह रो रहा था, उसे ऐसा लगा कि जैसे सचमुच का बच्चा भी उसके सामने पड़ा हो और वो शिकायत कर रहा हो कि बेबूजियान की वजह से उसकी जान चली गई, क्योंकि वहाँ पर बेबूजियान था जिससे वो गलतियाँ हुई थी और बेबूजियान को उसने गलती नहीं थी। साव को बदला गया था। साव मतलब ओरिजिनल साव कहाँ था ये तो नहीं पता, बट जिसे साव की जगह पर भेजा गया था, डेफिनेटली उसने बेबूजियान को पूरी तरीके से बहका दिया। मैंने अपने हाथों से सब किया है, मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ। वो ये बोलकर फुट के रोने लगा। लांजान ने उसे अपने सीने से लगा दिया। न मैं जिम्मेदार हूँ न तुम, ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। भावनाओं में मत बहो, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। कैसे नहीं होती? यहाँ बेबूजियान भावनात्मक रूप से ज्यादा टूटा हुआ था। कैसे नहीं होती हमारे हाथ में? मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को खो दिया। तुमसे एक बात बताऊं जो मैंने पहले तुमसे कभी नहीं बताया या फिर मुझे कभी मौका नहीं मिला। तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद, मुझे वैसी भावनाएं महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद ही बर्थ देने जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे द्वारा हुआ जा रहा है। ये बात मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं, बस मुझे ऐसी भावनाएं आती थी। मैं जानता हूँ, मुझे भी तो सेम भावनाएं आती थी, मतलब कि समान भावनाएं आती थी। बेबूजान वहाँ कुछ नहीं बोला। देखो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अब दोबारा बच्चे को मैं नहीं खो सकता। बेबूजान उससे दूर हटने लगा, इस बात से डर गया कि उनका कर्ज तभी खत्म होगा। चलो, बेबूजान तो अपनी जान दे सकता था, बट बच्चे को दोबारा उसी तरह मारना होगा, ये तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। बेबूजान ये नहीं करेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने दोबारा होते हुए नहीं देख सकता। वो लांजान से लिपट कर रोने लगा। लांजान ने उसके सिर को सहलाया। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। विंग उसे फुट के उस दिन बहुत रोया और 3 घंटे वो उसकी बाहों से उठा ही नहीं था। दोबारा जब बेबूजान की आंख खुली तो चांद उसके चेहरे पर चमक रहा था। दैट्समीन की रात हो चुकी थी। 2-4 जुगनू झिंगुर की आवाजें भी आ रही थी। अभी बेबूजान आज तो पूरी तरीके से उसकी बाहों में था।
अब उसे एहसास हो रहा था कि वो हांग वांगचुन यानी कि उसे पता भी नहीं था वो क्रिएचर है, हैवान है, वैम्पायर है, क्या है। मतलब उसे इतना क्लोज क्यों हो गया था। धीरे-धीरे उसके लिए फीलिंग भी रखने लगा, धीरे-धीरे उससे बात भी कर रहा था। सब कुछ अलग हो गया था वी बुजियान की ज़िंदगी में और धीरे-धीरे ही था। तब उसे एहसास हुआ कि वो उससे जुड़ा क्यों था। ऑफ कोर्स वो पहले भी मिले थे, वो दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हैं। आखिरकार कैसे और क्यों नहीं, वो उसे महसूस या फ़ील करता। वो मैं भी वूज़ियान फटाक से उठ गया था। जो कुछ भी उनके बीच हुआ था, वो 10 साल पहले की बात है। एक-दूसरे के साथ इंटीमेट भी 10 साल पहले सिर्फ़ एक बार हुए थे। सो दैट यहाँ भी वूज़ियान को थोड़ा-सा हेजिटेशन हुआ। पूरी तरीके से उसकी बाहों में जो था, मेरा वो इरादा नहीं था। क्या इरादा नहीं था? मेरा मतलब ऐसे सोने का इरादा नहीं था। लेकिन तुम तो सो गए। हाँ, वो अनजाने में हुआ। वी वूज़ियान उससे उठते हुए कहता है। मुझे लगा कि तुमने जानबूझकर किया है। मैं भला जानबूझकर क्यों करूँगा? वीबूज़ियान की आवाज़ थोड़ी-सी तेज़ हुई। लांजा ने ऊपर की तरफ हाथ किया एंड वीबूज़ियान की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे सेब नहीं खाना। वीबूज़ियान जानता है कि उसके हाथ में एक सेब है, उसे खाने के लिए दे रहा है। अब समझ में आया इतना भर-भर के क्यों खिला रहे थे तुम? क्यों खिला रहा था? क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार था और तुम पहले से जानते थे सब कुछ। वो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे याद नहीं था तो मैं क्या करता? ये बोलकर वीबूज़ियान ने सेब उसके हाथ से ले लिया और कटाक से अपने मुंह में डाला। एक बाइट उसने सेब का ले लिया बट वो लांचान की तरफ बढ़ा नहीं। लांचान ने उसकी तरफ देखा। वो सब तो ठीक था। वी बुजियान क्यूट था। वो 10 साल पहले थोड़ा छोटा था। अब 10 साल बाद ऑफकोर्स वो पहले से बड़ा हो गया। पहले भले ही उसे रोमांस करना ना आता हो बट आज का वी बुजियान सब जानता था। मुंह में सेब का टुकड़ा था जिसे वी बुजियान ने चबाया नहीं था। गुफा के अंदर था। जान हथेली पर थी। कर्ज से गिरे हुए थे लेकिन अभी बंदे को जब याद आया कि वो अपने बंदे के प्यार में था तो यहाँ भी वूज़ियान का कुछ और शुरू हो गया था और ये लाज़मी भी था। सेब का टुकड़ा लेकर वी वूज़ियान लांजान की तरफ बढ़ा। पहले तो लांजान को लगा होने क्या जा रहा है। फिर उसने देखा कि वी वूज़ियान ने सेब का टुकड़ा अपने मुंह से आधा बाहर किया। उसने लांजान की तरफ बढ़ाया। ऑफ कोर्स वी वूज़ियान के मुंह में सेब का टुकड़ा था। वो बोल तो नहीं सकता था बट उसकी आंखें काफ़ी कुछ कह रही थी। इनडायरेक्टली लांजान को बाइट देने की बातें कर रहा था। क्या बात है? वीइंग ने फिर से आंखों से उसे देखा। मुझे लगा था कि फिर से सबको सिखाना होगा। अभी वूज़ियान का मन हुआ था सिर्फ मुँह में करके खा जाए पूरा। मतलब ठीक था, उसे याद आया लान जाने हुए पहली नाइट की बातें उसे टीज़ किया क्योंकि उसने वी बुज़ियान छोटा था, तब लान जान उसे एक-एक चीज़ सिखाई थी। मुँह खोलो, ये करो, वो करो, किस करने से लेकर एक-एक चीज़। अभी लान जान उसी बात को लेकर टीज़ कर रहा था कि मुझे लगा सबको सिखाना पड़ेगा। विंग ने अपना मुँह पीछे करना चाहा, बट लान जान उसे कमर से पकड़ लिया, अपने करीब खींच लिया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और आधा सिप कट कर लिया। वी बुज़ियान आधा बचा सेब चबा-चबा कर खाने लगा, बट लान जान ने नहीं खाया। टीज़ करना बंद करो, तब मैं तुमसे छोटा था और सही पूछो तो अपनी दुनिया के हिसाब से मैं बस 10 साल का था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक बच्चे के साथ ये सब कुछ किया। हाँ, वो बात तो सही लेकिन मुझे शर्म नहीं आई। लान जाने चिपकेगा तो भी बुझियानो से घूरा। मैं तो और ज़्यादा बेशर्म बनना चाह रहा था। लगता है तुम्हें याद दिला वी बुझिया ने उसके मुँह पे हाथ रखा। लान जान कहने जा रहा था, लगता है तुम्हें सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी सब कुछ याद आ गया। वी बुझियान ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखते हुए कहा, अब तुम सुबह-शाम ये सब करोगे तो बच्चा यहीं पर होगा। वी बुझियान को उसने याद दिलाया। मैं कौन-सा डरता हूँ बच्चा करने से? उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, बशर्ते कि सामने वाले में इतना दम होना चाहिए कि मेरे अंदर बच्चा दे सके। भले ही भैया उसके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, वीबूज़ियान की बातों से उसे भी खाँसी आ गई। भले ही उसके अंदर एक हिस्सा शैतान का हो, वैम्पायर का हो, व्हाटएवर जो कुछ भी था। मतलब ठीक था, अभी वीबूज़ियान उसे ऐसा टीज़ कर दिया, वो तो डायरेक्ट हिट कर रहा था उसके दिल और गुर्दे पर। वीबूज़ियान ने उसका चेहरा देखा, दाँत निकाला, पर तुम्हें तो सच में मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब इनडायरेक्टली मैं तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहता था, बट ये सच है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं कर नहीं पाऊँगा? लांचा ने उसका हाथ खींचते हुए कहा। लानजान बेबूजिया ने उसके चेहरे को पकड़ा। तब मैं बहुत छोटा था। मैं सच बोलूँ तो मैं अपनी भावनाओं को भी तुमसे बता नहीं पाता था और ये सच था। बेबूजिया ने उस वक्त अपनी भावनाओं को कभी बता नहीं पाया था। दो चीज़ें थी, एक तो डेल्फिया का प्रिंस था तो उसे बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती थी और वहीं दूसरी चीज़ ये थी कि वो लानजान से छोटा था। वो उतना मैच्योर नहीं था जितना लानजान था। भले ही बाहरी दुनिया के हिसाब से हो बट अपनी दुनिया के हिसाब से नहीं था। सो तो उस जगह वो अपने प्यार को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाया था जितना कि लानजान ने उसे कहा था। लेकिन अब मैं सब कुछ करना चाहता हूँ।
उसने लांछन के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मैं डेल्फिया के उस झरने को दिखाऊंगा जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ बस कपल जा सकते हैं, और सच बोलो तो सिर्फ प्रिंस का पार्टनर या किंग का पार्टनर जा सकता है। तब तो मैं जरूर चलना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ जाऊंगा। तो बच्चा करते हैं, लांछन ने उसे देखते हुए कहा। नहीं लांछन, ऐसा तो नहीं है, इसका कुछ तो हल होगा। मैं नहीं मान सकता एक कर्ज अंत तक चले, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसका रास्ता है। नहीं, ये रास्ता मैं कभी नहीं अपना सकता। न मैं तुम्हें जोखिम में डालने दूंगा और न अपने बच्चे को जाने दूंगा। बच्चा होगा ये तय है ना? उसने जानना चाहा था, क्योंकि उसके सपने में ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे थे जब से उस गुफा में आया था कि पूछो मत। तुम्हें कोई शक है क्या? मेरा मतलब क्या सींग निकली रहेगी? विभूतियान ने मुंह घुमाते हुए कहा। वो बात अलग, उसे बहुत क्यूट लगता है, लेकिन बाहरी दुनिया के लोग उसकी सींग पकड़ के खींचेंगे तो विभूतियान को कितना बुरा लगेगा। मतलब ये तो कभी नहीं चाहता। लांछन को खांसी आ गई। तुम्हारी तो सींग नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चे की होगी क्या सच में? लांछन ने उसकी तरफ देखा। वो स्माइल करता है। अपना हाथ दो। उसने विभूतियान का हाथ लिया। आंखें बंद करो। विभूतियान ने आंखें बंद किया। लांछन ने अपने सिर पे हाथ रखाया। अब देखो। विभूतियान ने आंखें खोली और उसे एक अलग सा लांछन दिखा। ये इसलिए था बिकॉज लांछन के अंदर एक ऐसा हिस्सा था जो कभी उसका हिस्सा नहीं था। वो बात अलग है कि वो सोल अब लांछन की सोल के अंदर मिल चुकी है। तब कोर्स वो लांछन का हिस्सा हो गई है। तो लांछन की पतली पतली दो क्यूट क्यूट सी सींग उसे दिखी। दैट्स मीन वो बताना चाह रहा था कि जेम्स की वजह से उसके बच्चे में भी ऐसा होगा, लेकिन वो अदृश्य रहेंगे। वो विभूतियान को दिखेंगे बिकॉज विभूतियान ऑफकोर्स जाहिर सी बात उसके भी जीन उसमें होंगे। एंड सम टाइम बच्चे कि दिखेंगे नहीं, और समटाइम ऐसा नहीं दिखेगा। मतलब ठीक था, ऐसा नहीं था कि हर पीपल को ऐसा दिखेगा। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब भी वो जान जैसा कि वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, दिखाना चाहता है। अच्छा, लांजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो बताओ मैं कैसा था? मुझे याद है लांजान, बताओ तो मैं सुनना चाहता हूँ। 10 साल लांजान ने कैसे गुजारे वही जानता है। नहीं, बुझान को याद नहीं था, बट उसे सब कुछ याद था। उसके एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत बुरी तरीके से गुजरे। जब भी कोई ब्राइड या ग्रूम को अंदर फेंका जाता, वो जानता था वो भी बुझान नहीं है, लेकिन कुछ डिमांड और कर्ज के चलते उसे करना पड़ता था। वो चाह कर भी इन सब चीजों से दूर न भाग पाया। सत्ता और अहंकार इंसान को कितना पागल कर देती है। उसने अपने परिवार में ये सारी चीजें देखी हैं। अपने भी धोखा दे देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। लांजान को इस बात का एहसास भी नहीं था कि साओ को भी बदला जाएगा। ये बात तो उसे अभी हाल फिलहाल में पता चली, या फिर भी वुजियान ने वो सब कर दिया उसके बाद पता चली। लेकिन ऑफकोर्स वो उस गुफा में था, तो वो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ कर न सका। विंग लांजान की गोद से उठा और उसे खजा पहुंचा, जहाँ थोड़ा सा सुराख से ऊपर से चांदनी रात की रोशनी अंदर क्रॉस हो रही थी। विंग ऊपर की तरफ देख रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, और लांजान को बता रहा था कि वो जब मिला था तो उसे याद था कि उस दिन चांदनी रात थी। और इसके अलावा उसने वीवूजियान ने लांछन की तरफ देखा। तुम्हारे दाहिने तरफ से चोट लगी थी, यानी वो गाल पे फिंगर लगाते हुए इशारा करता है कि यहाँ पर चोट लगी थी। तुम्हारे बाल ऐसे थे। वो इशारे से बताने लगा कि उसके बाल ऐसे थे। और तुमने उस वक्त, वो थोड़ा याद करता है, सर लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ था जो बहुत जड़ाऊ था। जड़ाऊ मतलब कि हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। यहाँ पर पता चल रहा था कि वो किंग था या फिर प्रिंस था। और तुम्हारी तलवार, वो तुम्हारे हाथ में थी। काफी अच्छी तरीके से बयान किया। लांजा ने उसे देखते हुए कहा। अच्छा, तो मैं भी देखो, तुम मुझे बता पाते हो कि नहीं मैं उस दिन कैसा दिख रहा था? बहुत बार बताया तुम्हें, इस बार भी बता दूंगा। जब भी सोचता हूँ लगता है कल की बात है। मैं स्नो पहाड़ी के पीछे था। सब कुछ बहुत वाइट वाइट था। जहाँ पर मैं गिरा था वहां पर बहुत फ्लावर थे। इतने फ्लावर कि मैं हर जगह बस हेवन की तरह फ्लावर को देख रहा था। फ्लावर चमक रहे थे जैसे चांदनी रात में चांद चमकता है। फ्लावर के साथ में मेरी नजर बहुत सारी तितलियों पे गई थी जिसने किसी को घेर रखा था। और जब तितलियां उड़ी तो मैंने उस पर्सन को देखा जिससे मुझे प्यार हुआ। उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। वो डांस कर रहा था, कुछ संस्कृति का कल्चरल डांस था। मैं उसके जस्ट सामने था, यानी तुरंत सामने था, लेकिन उसका ध्यान मुझ पर नहीं गया। वो डांस या नृत्य करने में इतना लीन हो गया कि उसका ध्यान मुझ पर गया ही नहीं। और ये शायद वही मोमेंट था जब मैं उसके प्यार में गिरा। दो चीजें थी, एक तो बहुत खूबसूरत था, दूसरी चीजें मैं नहीं बता सकता। बस मुझे कुछ महसूस हुआ जो अलग था।
अब तुम ये कहोगे कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पे मर मिटा। लांछन ने स्माइल पास की। प्यार करने के बहुत तरीके होते हैं। किसी को किसी के किसी भी चीज़ से प्यार हो सकता है, लेकिन अंततः जो सोल से जुड़ा होता है फीलिंग्स उसी के लिए बेहतर तरीके से आती है। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, विभूतियान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पहले ही कहा है बहुत बार, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। लांछन, विभूतियान उसकी तरफ बढ़ा। मैं सच में तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। दोबारा पाकर। बहुत दर्दनाक है सब कुछ अगर पलट कर देखो तो। मेरा मतलब 10 साल मैं तुम्हारे बिना। ऐसा लग रहा है सब कुछ कल की बात है, या फिर मैंने बहुत कुछ खो दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हूँ। तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लांछन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर राज दरबार में पहुंचा। राजमाता के कान के तोते उड़ गए थे जब उन्हें पता चला कि वेन्निंग जो है वो गायब हो गया है, यानी कि वो भाग गया है। हम पहले से जानते हैं वेन्निंग के पास कुछ शक्तियाँ स्पेशल में थी, जैसा कि शक्तियाँ वहाँ के किसी व्यक्ति के पास नहीं थी, मतलब डेल्फिया के व्यक्ति के पास नहीं थी। दैट इज द रीजन कि वेन्निंग को लांछन का हल्का हल्का ही चेहरा सही बट याद जरूर था, क्योंकि उसके दिमाग से मेमोरी पूरी तरीके से इरेज नहीं हुई थी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचता है। पूरे राजमहल में, पूरे साम्राज्य में सिपाही को पूरी कीड़े मकोड़ों की तरह फैला दिया गया ताकि वेन्निंग बच के ना निकले। अगर वेन्निंग निकल गया तो सारी चीजें तुरंत रिवील हो जाएंगी। और कहीं ऐसा हुआ कि जनता ने अगर न्याय की डिमांड कर दी तो राजमाता भी वहां कुछ नहीं कर सकती हैं। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। वेन्निंग शहर तो शहर भाग रहा था, लोगों से छिप रहा था, एक चादर में खुद को लपेटे हुए था। वो बस जल्दी उस सीमा से निकल के डेल्फिया की सीमा में जाना चाहता था और मैडम यू से सारी बातें करना चाहता था। उसे पूरी बातें तो अभी भी याद नहीं आई थी, क्योंकि ये सब एक कर्ज का हिस्सा था, लेकिन इतना जरूर याद आ गया था कि विभूतियान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक छल के साथ हुआ है। सीन शिफ्ट होकर आधी रात में पहुंचता है। लांछन को सोने में, मतलब निष्क्रिय होने में बस 2 घंटे बाकी थे और विभूतियान जानता वो निष्क्रिय हो जाएगा। क्या मैं इस गुफा से बाहर जाकर बाकी चीजें पता करूं? मेरा मतलब साव कहाँ पर है, असली साव कहाँ पर है, या फिर मैं भाग सकता हूँ? नहीं, तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो। लांछन ने उसके बालों को संवारा। मैं वीक हो जाऊंगा। ये कैसे? एक बार तुम मेरे पास आ गए हो, इसके अलावा तुम इस गुफा से बाहर जाओगे तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा, जैसा पिछली बार हुआ था। तुम्हें फिर से यहीं फेंका जाएगा। इस बार तुम्हें चोट लग गई तो। विभूतियान ने उसकी तरफ देखा। लांछन उसके बैग की तरफ देखते हुए कहा। विभूतियान ने कहा, बकवास बात है, उसने कैच कर लिया था, मतलब ठीक है, अजीब हो गया था उसके लिए। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास इतनी पावर। मैंने कब दिखाया? मुझे गोद में लेकर तो क्या नीचे गिरने देता? तुम्हारे बैग पे लग जाती तो, मतलब पीछे लग जाती तो। ठीक है, मुझे उसका ख्याल रखना होगा। लांछन ने विभूतियान को टीज किया। अब इसकी जरूरत नहीं है। विभूतियान उसे देखते हुए कहा। क्यों नहीं है? आखिरकार मैं ही इस्तेमाल कहने जा रहा था, मैं ही यूज करूंगा। अब विभूतियान उसकी तरफ देखा, लांछन ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, गुफा में फंसे हुए थे, लेकिन आशिकी नहीं रुकनी चाहिए, जो कि वो दोनों ही कर रहे थे। लांछन एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरा मतलब ये कर्ज कैसे टूटेगा ये पता चल सकता है हमें? मैंने बताया तो, नहीं कोई दूसरा रास्ता था। लांछन देखो, जब शादी हो रही थी ना तो मुझे एक किताब मिली थी। उसमें इस कर्ज के बारे में जिक्र था। मेरा मतलब कि कुछ तो लिखा हुआ था। मैंने ये सब चीजें पढ़ी। वो बात अलग थी कि उसमें हिडन तरीके से सब कुछ लिखा था। मैं ये नहीं जानता था कि तुम हो। लेकिन आखिरी पन्ने पर ये था कि इस कर्ज को कैसे खत्म किया जा सकता है। कुछ बच्चे का भी जिक्र था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या क्या वो किताब खराब थी, पुरानी थी, कैसी थी? लांछन ने उत्सुकता से पूछा। वेग ने दिमाग पे जोर डाला। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। किताब पुरानी तो थी, लेकिन इतनी पुरानी नहीं थी कि 2 पन्ने पीछे के गल जाए। डेफिनेटली इस पन्ने को किसी ने फाड़ा और कहीं छिपाया। लांछन, मुझे याद आया, किताब इतनी भी पुरानी नहीं थी। मेरा मतलब ये तो तय है कि किसी ने पन्ने वो निकाल लिया और किसी ने उस पन्ने को कहीं पर गायब किया है। लांछन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मैं इसमें क्या बता सकता हूँ? मुझे तो नहीं पता। अब यहाँ विभूतियान को आइडिया नहीं कि उसके डेल्फिया से भी कोई मिला हुआ था। जब उसकी शादी हुई थी उसी वक्त की बात थी। अब हो सकता है कि कर्ज के चक्कर में वो भी सब कुछ भूल गया हो। लेकिन लांछन, मैं अपने साइड से किसी के बारे में नहीं कह सकता। जब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है राजमाता ने ऐसा किया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजमाता ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि राजमाता खुद चाहती है कर्ज टूट जाए।
वी वुजियान चुप रहा। कितनी अजीब बात है, सिर्फ तुम्हारे सामने परोसने के लिए उन्होंने मेरी शादी शिवभूषण से करवा दी। लेकिन लानजान, सच्ची शादी मैं जिंदगी में एक ही बार कर पाता, जो कि मेरी हो चुकी थी। वो बात अलग है कि मैं सब भूल गया हूँ। डेल्फिया के नियम के अनुसार मैं शादी बस एक बार कर सकता हूँ और प्यार भी एक ही बार कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सोलमेट से। मैं बात जानता हूँ, इसका मतलब शिवभूषण से जो शादी हुई उसकी कोई मायने नहीं है। वी उसके करीब जाकर उससे कहने लगा, उसे बताने लगा और एक्सप्लेन करने लगा कि शादी की कोई मायने नहीं है। ये बात मैं जानता हूँ, वैसे भी झूठ और फरेब से शुरू की गई शादी के क्या ही मायने होंगे। लानजान ने उसकी बात को तुरंत पूरा किया। वी ने भी वही बात को दोहराया। तभी वुजियान की जिंदगी में एक जो बहुत बड़ा बोझ था कि उसकी शादी एक गलत इंसान से हुई, वो पूरी तरीके से उतर गया, क्योंकि इस शादी के न तो कोई मायने थे, न तो कोई चीजें थी। वी वुजियान के दिल में जो सारे जज्बात और भावनाएं थी, वो वहाँ के किंग के लिए थी, और वहाँ का किंग कोई और नहीं बल्कि हांग वंगजून था। तो इस शादी को और इन सब चीजों को सोचने का कोई फायदा नहीं था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। लानजान के मना करने पर भी वुजियान गुफा से बाहर तो नहीं निकला, और लानजान जब निष्क्रिय अवस्था में चला गया तो वीवूजन उसके पास बैठा रहा। हालांकि वीवूजन को याद है कि पिछली बार जब वो डरा था तो लानजान निष्क्रिय अवस्था से वापस भी आया था। तो ऐसा है कि लानजान कर्ज खत्म हो सकता है। शायद वीवूजन एक बड़ा मोहरा है जो उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। इस बारे में वो सोचता रहा। सीन शिफ्ट होकर डेल्फिया के बॉर्डर पे पहुंचता है, मतलब सीमा पे पहुंचता है। वेन्निंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो जितना भाग सका था भागा था। उसकी बॉडी में अब उतनी जान नहीं रही थी। बस वो सोच रहा था कि वो मर भी जाए तो ठीक है, लेकिन एक बार वो संदेश पहुंचाना चाहता था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां सीमा के अंदर जाते ही वेन्निंग ने कुछ सिपाहियों को देखा और आवाज दी, और होते करते मैडम यू तक ये खबर पहुंच गई कि वेन्निंग, जो कि कहीं चले गए थे, मतलब भाग गए थे, या फिर लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से कहीं पर गए हैं, वो वापस लौट आए हैं। वैसे तो मैडम यू कब तक ये लग रहा था कि वो वी बुजियान को ही तलाश करने गया होगा, क्योंकि वी बुजियान की तरफ से मैडम यू को कोई भी जवाब नहीं मिला था। तो ऐसे में उनका शक सही था। यहाँ आने के बाद 8 घंटे वेन्निंग का इलाज चला, क्योंकि वो काफी बीमार भी था। अब जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले मैडम यू को पकड़ा। बड़ी माँ, बड़ी माँ या क्वीन कुछ भी कह सकता था, क्योंकि हम जानते हैं वेनिंग वी वुजियान का कजिन भी था, और साथ ही में वह आने वाले समय का उसका मंत्री भी होने वाला था। तो ईमानदारी तो उसके अंदर कूट कूट कर वैसे भी भरी थी। मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैडम यू का देखना ही सबके लिए काफी था। थोड़ी देर में कमरे को खाली कर दिया गया और 2 घंटे तक अंदर कुछ बातें चलती रही। मैडम यू जब कमरे से बाहर निकली, अपने 8 गुप्तचरों को बुलाया। गुप्तचर मतलब कि जो सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, या खोजबीन या रिसर्च करने में खुद को लगाते हैं, वो बहुत माहिर गुप्तचर थे। मैडम यू ने उन्हें सबसे बड़ा काम सौंपा, और वो ये काम ये था कि असली वाले साव को तलाश करना, मतलब फिर से हांग वंगजून के साम्राज्य में जाना और असली साव कहाँ पर कैद है ये तलाश करना। अगर असली साव मिल गया तो हो सकता है कि बाकी चीजें भी सॉल्व हो जाएं। ये चीजें वेन्निंग को पता चली, क्योंकि वेन्निंग ने वहां गुफा में बहुत कुछ सुना था और वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा था जब उसे कैद खाने में डाला गया था। तो यहाँ लानचन के सबसे करीबी पर्सन को तलाश करना था। न मैडम यू न किसी को उस कर्स और वीवूजैन की पहली शादी के बारे में कुछ याद नहीं था, क्योंकि वेन्निंग ने बताया कि जिसकी शादी वीवूजैन के साथ में हुई है वो रियल किंग नहीं है। डेफिनेटली रियल किंग कोई दूसरा है, और उसका नाम हांग वंगजून है, जो वेनिंग ने गुफा में सुना था। और वेनिंग ने भी कहा कि 10 साल पहले वो जिस हांग वंगजून से मिला था वो जेबुजुन की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये बुजियान की शादी फेक हुई है। और वेनिंग ने भी बताया कि जो रियल किंग है हांग वंगजून, उनका एक राइट हैंड था। राइट हैंड मतलब साउथ से था, जो कि कई सालों से गायब है। तो ये संभावना है कि उसे कैद करके रखा गया होगा। क्या मैडम यू अगर साव को तलाश कर ले तो बाकी चीजों का हल निकाल सकती थी। सीन शिफ्ट कर 2 दिन बाद पहुंचा। जब मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब मैं शारीरिक रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब वो था कि तुम थोड़ा प्यार तो कर ही सकते हो। कैसे? लैंजॉन ने उससे पूछा। जैसे तुम चाहो। यहाँ पकड़ के लैंजॉन ने उसकी कमर को पकड़ा और अपने करीब खींचा। मेरा वो मतलब नहीं है हांग वंगजून। लगता है तो मेरा दूसरा नाम भूल गया हो। कैसे भूल गया हूँ? मुझे सब याद है। कर्ज की चीजें तो पता नहीं, बट जब से सारी चीजें याद हुई मुझे पता है। लैंजॉन, ये बोल कर भी वो जान उसके गालों पे किस कर लिया। लैंडन की येलो आंखें तुरंत ही व्हाइट यानी कि ह्यूमन आंखों में बदल गई, क्योंकि उसके अंदर वैसी भावनाएं थी
बीइंग जानता है इस कर्ज को हटाने में वो लानजान के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। वो बड़ा बदलाव कर सकता है। उसने लानजान को गहरी आँखों से देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आँखें इंसानी आँखों में बदल गई। लानजान ने उससे देखते हुए पूछा। हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था विभूषण। उसने बीइंग को पकड़ा और अपने करीब कर लिया। अपने ऊपर बिठाते हुए उसने विभूषण का चेहरा पकड़ा और बहुत प्यार से बताने लगा, क्या मुश्किल था? बीइंग ने भी उससे उतने ही प्यार से पूछा। एक ऐसे सोल को अपने अंदर ऑब्जर्व करना जो मैं नहीं था। एक ऐसे सोल को जो नकारात्मक रूप से भरी हुई थी। बीइंग ने उसकी तरफ देखा। तुम सोचो मुझे कैसा महसूस होता है, जबकि मैं पूरी तरीके से इंसान हूँ। जब से मैंने उस सोल को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया है, या वो सोल मेरी जिंदगी के मेरे सोल का हिस्सा बनी है, सब कुछ बदल गया है। कभी कभार मुझे कोई भावनाएं नहीं आती हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो, मेरे अंदर भावनाएं कभी गई नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे इस कर्ज को दूर करने में मेरी मदद कर सकते हो। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ही चाहता हूँ, बल्कि तुम ही इकलौते हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भावनाएं रखता हूँ। लानजान की आंखों में आंसू आ गए। ये कहते कहते कि उसकी जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही है। ये आसान नहीं था उसके लिए। ऐसी जिंदगी जीना तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ सिर्फ वो खून पीता था। वो कैसे एक इंसान होकर ये ऑब्जर्व कर ले कि उसे एक इंसान का ब्लड पीना पड़ता था। ये सब कुछ एक कर्ज का हिस्सा था। लानजान, बेबूजान बहुत विस्पर आवाज में बोलते हुए उसकी आंखों में आ रहे आंसू की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाता है और उसकी आंखों पर एक किस करता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इन सब से तुम्हें खींच लूंगा। पहले तुमने अपना बलिदान दिया, अब मेरी बारी है। बीइंग ने कहते हुए उसकी आंखों पे किस किया और इसके बाद उसके गालों पर, और इसके बाद बेबूजान उसके लिप्स तक पहुंच गया। लानजान ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। बीइंग इतना ज्यादा इमोशनल था, इतना ज्यादा भावना में था कि उसे नहीं पता चला कि वो थोड़ा आगे बढ़ रहा था। उसने उसके गालों पर और गले पर भी किस किया। लानजान उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वेइंग ने उसकी आंखों में देखा। अभी तक उसकी आंखें येलो या रेड नहीं हुई थी। रेड तो तब होती हैं जब उसे गुस्सा आता है, येलो क्योंकि ऑलरेडी येलो ही उसकी रहती है। बट अभी विभूषा जब उसे प्यार कर रहा था, सो दैट उसकी आंखें ह्यूमन की आंखों की तरह ही थी। अब यहाँ विभूषा रुकना नहीं चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि विभूषा उसे प्यार कर रहा है, इसलिए वो ह्यूमन यानी कि मानो ये इंसानी जीवन में ज्यादा आ रहा है। इसलिए विभूषण उसके गर्दन के नीचे भी किस करने लगा। और ये निशान कैसा है? उसने सीने के निशान और बैक साइड जो स्नैक का निशान था, नहीं बड़े सांप का निशान था, उस पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ये सब कर्ज का हिस्सा है। ये नकारात्मक निशान है, यानी एक सांप जो कि जहरीला इंडिकेट होता है, एक सांप जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा नहीं माने जाने का मतलब कि जो सांप जैसे इंसान लोग होते वो ज्यादा खतरनाक होते। ये सारी चीजें नकारात्मक रूप से लानजान के पास थी। विंग ने मन में कहा, अब इसके बाद तो मैं रुकना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसके अंदर सारी नकारात्मकता को निकालना चाहता हूँ, यानी निगेटिविटी को निकालना चाहता हूँ। ये सोचकर भी बुजान ने नाखून उसकी पीठ पे चुभो दिए। लानजान ने उसकी तरफ देखा। वो करना क्या चाह रहा था? डेफिनेटली उसे उकसा रहा था। और ये क्या है? लानजान ने विभूजन का चेहरा देखते हुए पूछा। विभूजन को खांसी आई। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा करने से अच्छा फील होता है। कहाँ सुन लिया? बस ऐसे सुना है। ऐसे कैसे सुन लिया? मैं तो यही जानता हूँ कि डेल्फिया के प्रिंस। हाँ हाँ, बस 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 बस। लानजान, जब से आया हूँ डेल्फिया का प्रिंस बोल बोल कर तुमने बहुत सारी बातें मुझे टेस्ट कर ली हैं। ऐसा कपल में होता है। अब समझ में आया? अब ठीक है? हाँ हाँ, अब राजी हूँ मैं। ये बोलकर लानजान ने उसे अपनी तरफ खींचा। फिर तुम रुक क्यों गए? तुम्हें तो और करना चाहिए। विंग ने मन में कहा। रुकना तो अभी नहीं चाहता है, इसलिए उसने लानजान को किस करना शुरू कर दिया। वैसे भी उनकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। वो दोनों शारीरिक संबंध भी बहुत पहले ही बना चुके थे। लेकिन इतने साल की दूरियां और सब दोबारा याद आने के बाद ये प्यार की बातें कुछ अलग ही हो रही। लानजान ने उसे अपने ऊपर उठा लिया। तुम्हारे अंदर तो पहले से ज्यादा ताकत आ गई है। लानजान ने उसकी तरफ देखा। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं सब नहीं कर सकता। अभी वो जान को खांसी आई। 2 दिन पहले तो उसने लानजान को टेस्ट किया था। और अगर बच्चा हो गया तो बेबूजान ने उससे सवाल किया।
लांजा ने उसकी तरफ देखा। अब दोनों का चेहरा उतरा, ये सोचकर कि कर्ज है, बच्चे का बलिदान देना होगा। लेकिन ये चीजें रुक भी नहीं रही थी। जाहिर सी बात वो नहीं रोक सकते। आज नहीं तो कल इस चक्र को तोड़ना ही था, और चक्र को तोड़ने के लिए उन्हें आगे बढ़ना ही था। मुझे लगता है लांजान, इसका हल भी इसी रास्ते से होकर जाएगा। वीबूजियान ने ऐसी बातें कही कि लांजान का चेहरा अब मेरा मतलब वो नहीं था। वीबूजियान ने फटाक से अपने मुंह पे हाथ रखा। मतलब ठीक है, वो मन में सोच रहा था कि लांजान ये सोचेगा कि मैं ये सब चाहता हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। अभी वो जान पूरी तरीके से जब ये कह रहा था कि मेरा वो मतलब नहीं था, तो लांजान ने पकड़ लिया कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि लांजान सेंस कर सकता था। ये पावर उसके पास तो तभी से थी जब वो एक प्रिंस था। अब जब विंग ने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब शारीरिक संबंध बनाने का मतलब नहीं था, सो दैट लांजान को सेंस हुआ कि वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब कि उसका मतलब वही था। लांजान उसकी तरफ देखता है। अब विभूजान उसकी तरफ देखा। लांजान शांत बिना इमोशन के। विभूजान मन में सोचता है सारे इमोशन उसके कहाँ चले गए। लांजान उसे बस देख रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद विभूजान को फटाक से याद आया कि वो सेंस भी कर सकता है। तो इसका मतलब उसने विभूजान के झूठ को पकड़ लिया है। इसलिए लांजान कोई इमोशन नहीं व्यक्त कर रहा, क्योंकि वो विभूजान को टीज कर रहा है। विभूजान ने उसे धक्का दिया। हाँ, नहीं बात करनी, ये बोलकर वो गुफा से बाहर निकला। यानी कि जिस गुफा में लांजान था, उस गुफा से बाहर निकला और वहाँ थोड़ा सा छोटा सा झरना था, उस तरफ बढ़ा। लांजान ने स्माइल पास की, और जब वो स्माइल पास करता है, उसके हाथ का वो निशान मिटा जो बहुत ही नकारात्मक था। लांजान ने उस निशान को मिटते हुए देखा, जो कि उसके मतलब उसे अंदरूनी तरीके से महसूस हो रहा था कि नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर से निकल रही थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका सोलमेट उसके पास था और उसे वो सारी भावनाएं आ रही थी जो आज से 10 साल पहले उसने महसूस की थी। लांजान ने वेवूजियान को बैक साइड से पकड़ लिया और होल्ड कर लिया, और उसके कान में कुछ ऐसी बातें कही जिससे वेवूजियान और ज्यादा दिल मिला गया। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे कहने का मतलब वो नहीं था। वो बात अलग है कि मुझे सेंस हो जाता है, उसने जानबूझकर फिर से कहा। अभी भूजान का कान सब लाल हो गया। यहाँ पर वो ब्लश कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातों को ही मानता हूँ। ये कहते हुए लांजान उसकी गर्दन पे किस कर देता है। अभी भूजान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने घूमकर लांजान की तरफ देखा। लांजान उसे देख रहा था। स्टिल लांजान के आंखें अभी भी इंसानी थी, और लांजा ने विभूजान से नहीं बताया था कि उसके एक हाथ का निशान मिट चुका है, जो कि नकारात्मक निशान था। नकारात्मक ऊर्जा उसे देती थी। खुद को रोको मत, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। अब तो लांजान को भी लग रहा था कि इस कर्ज का तोड़ इन्हीं सब रास्तों से होकर गुजरेगा। जितना वो दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, उतना ही शायद इन सब चीजों में कोई सहायता मिल जाए। देखो, यहाँ शारीरिक संबंध की बात नहीं थी। अगर सोलमेट थे तो हर एक चीज उनकी एक होनी थी, फिर चाहे वो शरीर से ही क्यों ना हो जाए। झरने के किनारे ही लांजा ने जब ये कहा कि खुद को रोको मत, तो बेबूजान ने उसकी तरफ देखा और लांजा ने कमर से पकड़ के उसे खींच लिया। लांजान की कमर बेबूजान की कमर में टकराई, और उसने अपने लिप्स को बेबूजान के लिप्स पे रख दिया। झरने के पानी से उनकी सांसें एकदम से दब गई थी, क्योंकि झरने का पानी गिर रहा था। छोटा सा झरना था गुफा के अंदर, जो शायद बाहर से कहीं से पानी गिर रहा था वहां पर। ऐसे में बेबूजान की सांसें उस पानी की वजह से सुनाई नहीं दे रही थी, और एक तरफ बेबूजान और लांजान एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दूसरी तरफ हांगमांगचून यानी कि लांजान के साम्राज्य में तूफानी मौसम बना। ये इंडिकेट था कि कुछ बड़ा होने वाला है। राजमाता को भी यही लगा, लेकिन इस गुफा में सिपाही भेजने की हिम्मत तो इतने सालों से कभी नहीं की गई थी। वैसे तो राजमाता यही चाहती थी कि हांगमांगचून के ऊपर का कर्ज उतर जाए, तभी तो बेबूजान को झूठ फरेब से फंसाकर इसे उस गुफा में लाकर फेंका। तो ऐसे में बड़ा बदलाव उन्हें चाहिए ही चाहिए था। हम सही तो कर रहे हैं ना? बेबूजान के आधे से ज्यादा कपड़े झरने के अंदर गिरे हुए थे, आधे से बाहर, आधे से ज्यादा बाहर गिरे हुए थे। लंच जैनब से ऊपर उठा रखा था, और मतलब की गोद में, और अपनी गुफा की तरफ लेके जा रहा था। वैसे तो उनकी सांसें बहुत ज्यादा तेज थी। गुफा में थोड़ा सा अंधेरा था। वींग ने कहा, कितना सादा सुहाना है, ऐसा लग रहा है कि मेरी वेडिंग नाइट किसी जंगल में मनाई जा रही है। अच्छा, लंच ने उसकी तरफ देखा। वींग ने चुटकियां बजाई। उसकी सिल्वर कलर की तितलियां 100 से 200, 300 से 400, मतलब इतनी ज्यादा हो गई कि उस गुफा में रोशनी हो गई। अब बोलो वेडिंग नाइट कैसी है? ये बोलकर लांजान ने भी भूसियान ने मतलब लांजान की गर्दन में अपनी बाहों को डाल दिया, और उनकी किस की रफ्तार
काफ़ी तेज हो गई। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ मैडम यू के गुप्तचर वापस भी आ गए थे। बहुत तेज रफ्तार से उन्होंने काम किया था और ये पता लगा लिया था कि साओ को किस कैद खाने में कैद करके रखा गया है। सीन शिफ्ट होकर अगली मॉर्निंग में पहुंचा। वीवूजियान की जब आँख खुली तो वो लांचन की बाहों में था। चूंकि लांचन अभी निष्क्रिय था, बट वीवूजियान उसके चेहरे को देखने लगा। फिर वीवूजियान को फ्लैशबैक में याद आया कि बीती रात उन्होंने कितने हसीन पलों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। वीवूजियान को एक एक पल सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि सच में अभी भी सब कुछ उसके साथ हो रहा हो। किस तरह ही स्मूथली लांचन उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग किया और फिर उनके बीच वो सारी चीजें हुई। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां जब ये पता चल गया था कि वो किस गुफा में कैद है या फिर किस कैद खाने में कैद है, तो वेन्निंग वेश बदल के फिर से हांगमंग जुन के उसमें आया, यानी कि साम्राज्य में आया और वेश बदल के उस जगह पहुंचा जहाँ साओ को कैद करके रखा गया था। वो बहुत खतरनाक जगह थी, क्योंकि हम जानते हैं डेल्फिया के लोगों में कोई ना कोई पावर है जिसकी वजह से वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो जाते हैं। वेन्निंग के लिए शायद इसलिए आसान था इस तरह वहां पर पहुंचना और ये सारी चीजें करना। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहाँ सिपाही का बेस लेकर वेन्निंग साओ से बात कर रहा था। पहले तो साओ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में साओ को यकीन हो गया कि वेन्निंग भी वूजियान की तरफ से सबको सही करना चाह रहा है। तब जाकर साओ ने उसे सारी बातें बताई, कर्ज वाली बातें, और ये भी बताई कि कर्ज की वजह से भी वूजियान की फैमिली और उसके परिवार, यहाँ तक कि डेल्फिया के लोग ये सारी बातें भूल चुके हैं। साओ को कैद करने के बाद बीच बीच में सिपाही ये सब बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से साओ को सारी चीजें पता है। वेन्निंग के होश उड़ गए जब उसने सुना कि इतनी सारी चीजें इन सबके पीछे हो गई हैं और कर्ज कैसे दूर होगा। इस सवाल पर साओ ने वेन्निंग की तरफ देखा। बहुत कुछ तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा, इसका राज बस दो जगह से मिल सकता है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, तुमने याओ का तो नाम सुना होगा, बेबूजान का कजिन भाई। वेन्निंग को याद आया, वेन्निंग जब तस्वीर बनवा रहा था, यानी कि किंग की तस्वीर बनवा रहा था, उस चित्रकार से उस जगह याओ ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था। तो वेन्निंग यहाँ जानता है याओ भी बूजान को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता, या फिर याओ के अंदर थोड़ा सा वैसी वाली भावनाएं हैं। ऑफ कोर्स भाइयों भाइयों में चीजें आ जाती जब सत्ता की बात आती है तब। तो ये बात वो जानता था, तो इसका मतलब याओ उसका कजिन हुआ। तो शक पूरा भी वूजियान की आंटी पे जा रहा था। साओ ने बताया कि मैंने बस यहाँ पर सिपाहियों में आपस में गॉसिप सुनी है। तो जो किताब का आखिरी पन्ना है, हो सकता है उन्होंने गायब करवाया हो। एंड दूसरा शक लान जान के साम्राज्य पे कि साओ को किसी और के ऊपर था। और ये शक लान जान के जो मम्मा थी ना, यानी कि वहाँ की क्वीन, उनके भाई पर जाता है। असल में बहुत साल पहले वहाँ के किंग ने लानजान के होने, मतलब कि मामा कहा जा सकता है, मामा को एक बहुत बड़ी सजा दी थी। और जब लानजान के पिता नहीं रहे तो ऑफकोर्स सत्ता मम्मा के हाथ में आ गई, यानी क्वीन के हाथ में आ गई। अब जब उनके पति नहीं रहे तो उन्होंने अपने भाई की सजा को माफ कर दिया। ब्लड ब्लड की तरफ खींचता है तो उन्होंने ऐसे किया, बट कहीं ना कहीं मामा के दिल में ये बातें थी। वैसे तो मामा मंत्री के उच्च पदों पर थे, उच्च पद पर आ चुके थे सिर्फ अपनी बहन की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं साओ का अभी भी ये कहना है कि वो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए हांगमंग जुन के साथ ही कर सकते हैं। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। 2 दिन बाद वेन्निंग ने मैडम यू को ये बातें बता दी। मैडम यू ने तुरंत ही गुप्त तरीके से ये पता करवाया कि क्या याओ की मम्मा ऐसा कर सकती हैं, और होते करते उन्हें याओ की मम्मा के गुप्त कमरे में किताब के वो आखिरी पन्ने मिल गए थे। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब किताब वीवूजियान को पढ़ने के लिए दी गई थी। उस वक्त पहले से ही पन्ना निकाल लिया था याओ की मम्मा ने। और याओ की मम्मा को इस बारे में कैसे पता चला? लानजान के मामा ने याओ की मम्मा को खबर भिजवाया, जो कि वो लोग आपस में पहले से मिले हुए थे। मैडम यू ने जब आखिरी पन्ना पढ़ा तब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ, आखिरकार सोलमेट किसे कहते हैं। क्योंकि अब मैडम यू को भले ही चीजें याद ना आई हो, बट वेन्निंग ने बातें बता दी थी कि कर्ज की वजह से, जिसकी वजह से वो सारी चीजें भी वूजियान और हांग मंगजून के बारे में भूल चुके हैं। अब यहाँ भी वूजियान तक ये खबर पहुंचनी बहुत जरूरी थी कि आखिरकार वो कैसे इस कर्ज को तोड़ सकते हैं। मैडम यू जानती हैं कि डेल्फिया की चीजों से ही कर्ज को खत्म किया जा सकता है, और वीवूजियान और उसका बच्चा इन सब चीजों का एक बड़ा हिस्सा बनेंगे। तो यहाँ पर अब वीवूजियान तक संदेश भेजने की बारी थी। सेंसिप्टो कर वीवूजियान पे जाता है।
और अगर 2 बच्चे हो गए तो? वीवूजियान ने लानजान को देखते हुए कहा। मतलब ठीक अभी बच्चों की गणित लगा रहा था। लानजान तो उसे देखता रह गया। हद हो गई थी, अभी भी जान मतलब अटकी ही हुई थी। तो क्या तब भी अच्छा रहेगा? क्या तुम्हें मतलब पता है कि ऐसी सोल यानी जो लानजान के अंदर थी, भले ही अब उसका हिस्सा हो, बट लानजान उसे मेंशन कर रहा था। ऐसे सोल के बच्चे तो दर्जनों हो जाते हैं। वीवूजियान ने मुंह फैलाया। क्या होगा अगर दर्जन बच्चे हो जाएंगे? एंड ऑफ कोर्स लानजान उसे विजुअल्स दिखा सकता था। तो वीवूजियान ने एक विजुअल देखा कि उसके 7 बच्चे हैं, सातों के सींग निकले हुए हैं, और जहाँ वीवूजियान जिस गार्डन को बहुत पसंद करता है, सातों बच्चे फूलों के साथ खेल रहे हैं। इधर उधर हर बच्चे हर कलर में हैं, क्योंकि डेल्फिया में ऐसे मायावी बच्चे भी हुआ करते हैं। लानजान ने उसके सामने चुटकी बजाई। वीवूजियान के सामने का विजुअल्स गायब हुआ। उसने घूर कर लानजान की तरफ देखा, क्योंकि लानजान ने सब किया था। तो तुमने मुझे ऐसा विजुअल्स क्यों दिखाया? कैसा? यही आधे दर्जन बच्चों का? वीवूजियान ने नाराज होकर कहा। विजुअल्स मैं तभी दिखा सकता हूँ जब सामने वाला वैसे मिलती जुलती चीजें सोचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं सोचा। वीवूजियान ने उसे कह तो दिया कि उसने कुछ भी नहीं सोचा, पर डेफिनेटली वीवूजियान ने सोचा था, क्योंकि जब उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तो लानजान ने उसे सेंस कर लिया। लानजान का चेहरा लाल हुआ। फींग ने मुंह घुमाया। हद हो गई, मतलब वो तो उसके सामने इन फ्यूचर झूठ भी नहीं बोल सकता। कुछ तो उसका करना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। सीन शिफ्ट होकर वेन्निंग पे पहुंचा, जो फिर से लानजान के साम्राज्य में आया हुआ था। इस बार वेन्निंग को अपनी खबर वीवूजियान तक देनी थी। क्या आखिर ये कर्ज कैसे तोड़ा जा सकता है? एक बार कर्ज टूटेगा तो हांग मंगजून को फिर से किंग बनने से और फिर से सेम सामान्य होने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन वेन्निंग के लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह भी आजाद था, और वेन्निंग के पास जैसा कि डेल्फिया में सबसे अलग शक्तियां थी, सो दैट यहाँ पर वेन्निंग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। सीन शिफ्ट होकर रात में यानी आधी रात को पहुंचा, जब वीवूजियान ने देखा कि लानजान निष्क्रिय हो चुका है। वो जानता है बिना कर्ज खत्म हुए लानजान इस गुफा से बाहर तो नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से वीवूजियान बहुत ज्यादा परेशान रह रहा है। किसी तरह कर्ज खत्म हो जाए, वरना लानजान इतने साल सफर कर रहा, आगे भी सफर करना पड़ेगा। तभी वीवूजियान को रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दी। ये तो वेन्निंग की तितलियां हैं। वो भागता हुआ गुफा से बाहर आया। वेन्निंग वेन्निंग, वो चिल्लाने लगा, लेकिन वेन्निंग उसे कहीं नहीं दिखा, क्योंकि वेन्निंग गुफा के अंदर नहीं आ सकता था। तब वीवूजियान को एहसास हुआ कुछ तो बाहर चल रहा है जो उसे नहीं पता। वो वहां पर वही कर सकता था, अपनी तितलियों को वहां से बाहर भेज सकता था। सो दैट वीवूजियान ने यहाँ पर वही किया, और आखिरकार वही हुआ जो वेन्निंग ने अंदाजा लगाया। वेन्निंग गुफा के बाहर था, और उसने सिल्वर कलर की तितलियां देखी। और फिर वेन्निंग ने अपना संदेश वीवूजियान तक भेज दिया। एक बार फिर से वीवूजियान की आंखों में आंसू आए। उसने लानजान को निष्क्रिय देखा। कर्ज कैसे खत्म होगा? अब यहाँ पर वीवूजियान को अपनी जान की बाजी लगानी थी, जैसा कि लानजान ने बेबी करने के लिए किया था। वीवूजियान कर्ज हटाने के लिए करेगा। 90% में से बस 10% चांस है कि वो बच जाए, और अगर बच गया तो कर्ज खत्म हो जाएगा, वरना हो सकता है वीवूजियान की जिंदगी इसमें चली जाए। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। वीवूजियान लानजान के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो यहाँ पर नहीं जानता कि वो लानजान को दोबारा देखने वाला है कि नहीं। अब दोबारा उनकी मुलाकात पूरे के पूरे 1 साल बाद होने वाली थी। फिर से एक लंबा वक्त है इसके बीच में। वैसे तो लानजान ने कहा था इस गुफा को पार मत करना, बट कर्ज तोड़ने का एक ही जरिया था। या तो वीवूजियान ये सारी बातें मान लेता, यानी कि आने वाला बेबी का बलि देता और खुद का बलि देता, तब जाकर ये कर्ज टूटता, या तो दूसरा रास्ता अपनाया जिसमें वीवूजियान की जिंदगी का खतरा बहुत ज्यादा है। और ये चीजें डेल्फिया से ही की जा सकती हैं। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ वीवूजियान गुफा से बाहर निकला। हालांकि लानजान ने मना किया था। बाहर वेन्निंग उसका इंतजार कर रहा था, जैसा कि सब कुछ तय था। अब यहाँ लानजान को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में है। उसे इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। वेन्निंग ने चोरी छिपे और वीवूजियान ने चोरी छुपे उसके साम्राज्य को पार किया, और फिर 3 दिन बाद वो डेल्फिया में पहुंचे। सीन शिफ्ट होकर लानजान पे पहुंचता है। जब उसे होश आया तो उसने सेंस किया। ऑफकोर्स वो वीवूजियान को अब सेंस कर रहा था। जब से वीवूजियान इस गुफा में आया था, तब से लानजान उसे सेंस कर रहा था। जैसे कि वीवूजियान बाहर चला गया था, तब ग्रैंडमा उसे लेकर गई थी। फिर से उसे सजाया गया था। उस वक्त हांग मंगजून बहुत गुस्सा हुआ था, क्योंकि उसने सेंस किया कि वीवूजियान को दोबारा फिर से ब्राइड की तरह रेडी किया जा रहा है।
और उसे चीज़ें पसंद नहीं आई। मतलब उसने कहा था कि तुम पर अब मेरा ही अधिकार है। तभी दूसरी बार भी बेबूजियान ने जो कुछ भी कदम उठाया, उसे लांजा ने सेंस किया। उसने देखा कि कैसे सब कुछ चीज़ें हो रही, क्योंकि सब चीज़ें बेबूजियान से जुड़ी थी, तो वो आसानी से देख सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लांजान इस बात से नाराज तो हुआ, लेकिन वो समझ सकता है कि बेबूजियान ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ये भी तो हो सकता है कि बेबूजियान इसमें कामयाब हो। लांजान को यहाँ पर बेबूजियान पर यकीन करना था और उसने किया भी। 1% वो मान सकता था कि बेबूजियान ने जो किया वो गलत नहीं था। वो गुस्सा तो था, लेकिन इस वक्त उसने खुद को काम करने की कोशिश की। उसे बेबूजियान पे यकीन करना होगा। उसका पर्सन कोई मामूली पर्सन नहीं है, इस बात पर वैसे भी उसे यकीन था। सीन शिफ्ट होकर डेल्फिया में पहुंचता है। पहली बात तो बेबूजियान काफी इमोशनल हुआ। दूसरी बात, बेबूजियान ने अपनी मम्मा को सारी बात बताई कि किस तरह बीच में 10 साल का फासला उनके बीच आया। सारी चीजें कर्ज की वजह से टूटी हैं और अब बेबूजियान को पता है कि कैसे कर्ज तोड़ सकता है, क्योंकि वो दूसरी बार इंटीमेट हुआ और इस बार बेबूजियान जब उसके साथ इंटीमेट हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हांग वांगजुन के पास वो सोल है। इसका मतलब कि हांग वांगजुन की सोल अब उस सोल से मिल चुकी है। तो वहां पर वो सामान्य मनुष्य, सामान्य इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में बेबूजन उसका बेबी कैरी कर सकता है। यहाँ बेबी कोई थैली में नहीं, बल्कि बेबूजन खुद कैरी कर रहा है। इस बात का अंदाजा बेबूजन को है। जब बेबी होगा उसके 1 घंटे बाद ही बेबूजियान को उस पहाड़ी पर, जहाँ पर डेल्फिया में जिस पहाड़ी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, वहां पर ले जाकर कुछ रिचुअल्स करने थे। लेकिन ऐसे में उसके बच्चे की जान जा सकती थी अगर लापरवाही हुई तो, वरना सबसे ज्यादा खतरा बेबूजियान की जान का था। और यहाँ ये बेबूजियान करने के लिए तैयार था। सेंसिप टक्कर अगले दिन पे पहुंचा। सारी जनता को पता चल गया कि उनके प्रिंस इस वक्त बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि जितने भी फ्लावर बेबूजियान के गार्डन में थे, जितनी भी कलियां थी, कोई भी कलियां खिली नहीं थी। मतलब जो उस दिन खिलने वाली थी, सब कुछ बीच में अटक गया था। ऐसे में ये अंदाजा बिल्कुल भी लगाया जा सकता था कि प्रिंस दुविधा में फंसे और प्रिंस बहुत ही दबाव महसूस कर रहे हैं। और वो दिन भी आ गया जब बेबूजियान को इस बात का एहसास हुआ कि उसने बेबी को कैरी कर लिया है। हालांकि इस दौरान उसने लांजन को बहुत ज्यादा याद किया, बट यहाँ मौका कमजोर पड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो एक किंग था, वो एक प्रिंस था। आने वाले समय में वो एक किंग बनने वाला था। उसे कठोर होकर फैसले लेने ही होंगे। लांजन की याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो अब लांजन के साम्राज्य में कदम नहीं रखना चाहता। छोटी सी गलती उसे नुकसान पहुंचा सकती थी और हमेशा के लिए लांजन से दूर कर सकती थी। इस बार भी बूजियान ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो जानता था कि अगर वो लांजन के जागते में यह बता कर आता तो डेफिनेटली लांजन उसे करने नहीं देता। ऑफ कोर्स वीबूजियान की जान का खतरा था, वो क्यों ही वीबूजियान को ये करने देगा। इसलिए वीबूजियान ने उसकी निष्क्रिय अवस्था में ये कदम उठाया। डेल्फिया में सब कुछ सही चल रहा था। सीन शिफ्ट होकर राजमाता पे पहुंचा। राजमाता को तो अभी कानो कान कुछ खबर नहीं लगी। राजमाता को इतना तो पता है कि वेनिंग भाग चुका है। हालांकि वेनिंग डेल्फिया पहुंचा, इस खबर को मैडम यू ने गुप्त रखा, जिसकी वजह से राजमाता को ये नहीं पता है कि वेनिंग ने सारी चीजें पहुंचा दी हैं। तो इतना कुछ हो रहा है, राजमाता को इन सब के पीछे की थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पता है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां मैडम यू ने अभी भी याओ की माँ से कुछ भी रिवील नहीं किया, तो उधर भी कुछ चीजें नहीं, उन्हें भी नहीं पता है। और दूसरा लांजन के मामा को भी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर सारी चीजें बहुत गुप्त तरीके से की जा रही हैं। और इन सब में सबसे बेहतर बात यह थी कि लांजन का वफादार साओ और दूसरा वीवूजियान की फैमिली बराबर उनके पीठ पीछे ये सारी चीजें कर रहे थे। ऐसे में वीवूजियान को काफी हद तक मदद मिली। सीन शिफ्ट कर रात में पहुंचा। वीवूजियान तितलियों के बीच बैठा हुआ था। अपने बेली को हाथ रखते हुए वो कहता है, बहुत जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। और यहाँ बिल्कुल भी चौंकाने जैसा नहीं था कि एक मेल होकर भी कैसे कर सकता था। बहुत सिंपल सी बात थी। डेल्फिया ऑलरेडी मायावी था, वहाँ हर किसी के पास अपनी शक्तियाँ थी। तो इसमें ये एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना इतना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, न वीबूजियान के लिए न जनता के लिए। तो वीबूजियान अपने बेबी से बातें कर रहा था। पहली बार मैंने खो दिया था तुम्हें, अब मैं तुम्हें कभी खोने वाला नहीं हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इसमें पार होकर के रहूंगा, यानी कि इस रिचुअल्स को पार करके रहूंगा। अब यहाँ पर वीबूजियान ने भी बहुत हिम्मत की बात की। उसने भी हिम्मत दिखाई। ऑफकोर्स जाहिर सी बात, वो कोई नादान बच्चा नहीं है। उसे मालूम है कि जब लांचन ने
उसके लिए अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा दी, तो वी वूज़ियान ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? डेफ़िनेटली वी वूज़ियान भी कर सकता है। जैसे-जैसे दिन करीब आ रहे थे, वी वूज़ियान और ज़्यादा खुद को तैयार कर रहा था और दूसरी तरफ लानचान भी वही चीज़ें कर रहा था। वहाँ बस वो अपने एंगर को काबू करने की कोशिश कर रहा था, ताकि नकारात्मकता उसके ऊपर इतना हावी ना हो। जब से वी वूज़ियान ने वो सब किया था और उनके बीच शारीरिक संबंध बना था, लानचान की आँखें कभी भी गोल्डन में नहीं बदली थी। ये इंडिकेट था कि उसके ऊपर सकारात्मकता का यानी कि पॉजिटिविटी का वी वूज़ियान की वजह से काफ़ी हद तक असर था। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचा जहाँ पूरे मंथ बीत चुके थे, यानी कि पूरे उतने मंथ बीत चुके थे और वी वूज़ियान अब उस जगह था। वैसे तो पूरे डेल्फिया में एक्स्ट्रा फ्लावर खिले हुए थे। ये इंडिकेट था कि कुछ तो खुशखबरी मिलने वाली थी और 2 दिन बाद फ्लावर की बारिश हुई। इस बार फ्लावर मिक्स कलर के आए, पिंक फ्लावर एंड येलो फ्लावर। बारिश हुई तो सबको पता चला कि प्रिंस को खुशखबरी मिल गई है और डबल कलर के फ्लावर आए थे, तो उसका मतलब ये था कि प्रिंस को डबल खुशखबरी मिली थी। वैसे तो डेल्फिया के राजमहल में सबको चक्कर ही आ गए थे, इवन वी वूज़ियान को भी चक्कर आए थे, बट वो बेबी को जब देखता तो उसने सबसे पहले सींगें तलाश करने की कोशिश की, बट बेबी की सींगें तो गायब ही थी। वी वूज़ियान को नाराज़गी हुई, लानजान ने उसे झूठ क्यों बोला कि बेबी के सींग होंगे, बट बेबी के तो सींग-वींग कुछ भी नहीं थे। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचा। पूरे डेल्फिया में जब पिंक और व्हाइट फ्लावर हुए, तो सबको खबर नगाड़ा बजा के दे दी गई कि खुशखबरी मिली है, बट बेबी ने वी वूज़ियान ने बेबी को बस एक ही बार देखा, इसके बाद उसने बेबी को छुआ तक नहीं था। और सीन शिफ्ट होकर पूरे के पूरे 3 महीने बाद पहुँचा। 9 महीने पे बेबी और 3 महीने पे वी वूज़ियान उस पहाड़ी पे पहुँचा। अभी तक वी वूज़ियान ने अपने बच्चों को बस एक ही बार देखा था, ये उसके रिचुअल्स का हिस्सा था। इसके बाद उसने बच्चों को अभी तक नहीं देखा है। तब तक मैडम यू और यानले ने बच्चों की परवरिश की, मतलब बच्चे अब 3-3 महीने के हो चुके हैं, ये तो पूरी तरीके से श्योर है। यहाँ पर वी वूज़ियान को पूरे 7 दिन रुकना था। वेन्निंग तुम जाओ, लेकिन प्रिंस, वेन्निंग मैंने कहा कि तुम जाओ, और अगर कुछ भी हो जाए तो एक बच्चे को हांग मांग-चुन को दे देना, दूसरा बच्चा यहाँ का वारिस बनेगा। जाहिर-सी बात थी कि अगर वी वूज़ियान नहीं रहेगा तो उसके ब्लड का कोई तो यहाँ पर रहेगा। सो दैट वी वूज़ियान ने पहले ही कंसीडर कर दिया कि एक बच्चा वहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ पर रहेगा। मैंने कहा अब जाओ यहाँ से। वी वूज़ियान ने उसे आखिरी बार इंडिकेट किया। मुझे एक सवाल पूछना था। जाते-जाते भी वेनिंग ने ब्लंडर कर दिया। अब वेनिंग भले ही सीरियस रहता था, बट वो उसका छोटा भाई भी तो था। बोलो, पी वूज़िया ने मुड़ के कहा, मतलब कौन सा बच्चा उन्हें देना है, पिंक वाला या व्हाइट वाला? अब पिंक और व्हाइट से कुछ और मतलब था, क्योंकि वेनिंग जानता है कि उनके सींगे आएंगे तो एक ये पिंक होगी, एक ही व्हाइट होगी। पी वूज़ियान को भी ये पता है, बट अभी ये किसको दिखेगा, किसको नहीं दिखेगा, ये नहीं पता। अ, वी वूज़ियान का चेहरा लाल हो गया। हद हो गई, मतलब मरने जा रहा था। ऐसे मौके पर उसके भाई ने ऐसी बातें कह दी कि मतलब वो खुद को ब्लेस करने से रोक ना पाया। वो थोड़ा-सा खाँसता है। व्हाइट यहाँ का इंडिकेट था, अभी वूज़न खुद ही व्हाइट-व्हाइट पैदा हुआ था, तो ऐसे में उसने अलग कलर चूज़ किया। पिंक वाले को यहाँ रहने देना, व्हाइट को भेज देना। क्या हुआ अगर बच्चे बड़े होकर कलरफुल हो गए तो? अब भी वूज़िया ने उसके भाई को घूरा, यानी वेन्निंग को घूरा कि अब तुम जाओगे या नहीं? कर्ज़ को तोड़ना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें पहले करनी है। अब यहाँ पर करना क्या था? वी वूज़ियान उस स्नो की पहाड़ी पर था, क्योंकि वी वूज़ियान डेल्फिया में 7 मायावी पहाड़ियाँ हैं और सातों के पास अपनी-अपनी विशेषता है। कोई रेगिस्तानी पहाड़ी है, तो कोई जंगली पहाड़ी और कोई स्नो की पहाड़ी है। स्नो की पहाड़ी पर खड़े होकर वी वूज़ियान को 7 दिन पूरे अपने हाथ से ब्लड टपकाना है। जो ब्लड हांग मांग-चुन ने पिया था, यानी कि जिस जगह से हांग मांग-चुन ने ब्लड पिया था, उसके दाँत के निशान अभी भी बने हुए हैं। हालाँकि हांग मांग-चुन ने उसका ब्लड नहीं पिया, क्योंकि वी वूज़ियान उसका सोलमेट था, जिसकी वजह से वी वूज़ियान की बॉडी से वो ब्लड डिक्रीज़ नहीं हुआ, यानी कि नहीं घटा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि हांग मांग-चुन ने उसका ब्लड पिया था। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर काम आ रही थी। ये कर्ज़ तोड़ने का एक हिस्सा था, जो कि किताब के लास्ट पन्ने पर लिखा हुआ था। तो वी वूज़ियान ने उस ज़ेडन को निकाला, जो लानजाने उसे गुफ़ा में गिफ्ट किया था। उस ज़ेडन से उसने उस जगह पे नुकीली चीज़ों, मतलब नुकीली तरफ से हाथ पर रखकर दबा दिया, जिस जगह हांग मांग-चुन के दाँत के निशान थे, और दोनों ही जगह से, यानी 2 दाँत के निशान थे, तो दोनों जगह से वी वूज़ियान ने
जेडन को दबाया तो ब्लड निकलने लगा। अब वो टपक टपक कर उस स्नो की पहाड़ी पर गिरने लगा और जैसे जैसे ब्लड टपक रहा था पहाड़ी पिघल रही थी। अब देखना ये है कि वीबूजियान के पास उसका खुद का कितना ब्लड है और ये पहाड़ी को पूरी तरीके से पिघलाने की बात थी। अब बात यहाँ पर ये थी कि डेल्फिया पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेल्फिया की बर्फ पूरी तरीके से पिघली हो या फिर खत्म हुई हो। तो इस ऐसे में कहा जा सकता है क्योंकि बाकी पहाड़ी तो कभी खत्म नहीं होने वाली, बट बर्फ पिघल सकती है और पहाड़ी खत्म हो सकती है। तो ऐसे में ये था कि डेल्फिया बाहरी दुनिया से मिले। डेल्फिया अगर बाहरी दुनिया से मिल जाएगी तो फिर वे बोजान के संबंध डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर से हांगमंगचुन के साम्राज्य से हो सकते हैं। तो ऐसे में कर्ज टूट सकता है, लेकिन ये बर्फ तक पिघलेगी जहां से हांगमंगचुन के दांत लगे। वहां से वी वूजान का ब्लड जितना उस पहाड़ी पे गिरेगा उतना ही बर्फ पिघलेगी। अब देखना है कि बर्फ पिघलती है नहीं। रिचुअल्स के साथ साथ वी वूजान उस जगह बैठ गया। कुछ उसे पढ़ना भी था। उसने हाथ को आगे किया हुआ था। 12 घंटे वो इस तरह बैठा रहा। उसे चक्कर से आने लगे थे। वो समझ सकता है कि उसकी बॉडी में उतना ब्लड तो नहीं है, लेकिन प्रयास किए बिना पीछे हटना ये वो कभी नहीं चाहता था। पूरे 12 घंटे बीते तो हांगमंगचुन के हाथ से यानी दूसरे हाथ से वो निशान अपने आप मिट गया। अब उसे यहाँ पर पता चल रहा था कि बेबूजियान वहां पर दूसरी तरफ रिचुअल्स कर रहा है। उसे और ज्यादा तड़प हुई क्योंकि वो उसके पास पहुंच नहीं सकता था सिवाय उसके अच्छे होने के। लानजान यानी कि हांगमंगचुन इस जगह वहां पर कुछ नहीं कर सकता था। 100 गुफा के बाहर था। वो बस इंतजार कर रहा था कब 7 दिन पूरे हो और उसके किंग पूरी तरीके से ठीक होकर वापस आए। एक बार किंग ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इधर बेबूजियान के गार्डन में फ्लावर मुरझा के नीचे गिरने लगे। ये इंडिकेट था कि बेबूजियान की बॉडी में जान नहीं, मतलब कि जान निकल रही थी। अब जाहिर सी बात है ब्लड खींच रहा था उसकी बॉडी से, तो वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसने पूरी रात तपस्या की तो पूरे 1 दिन पूरे हो चुके थे। बेबूजियान के गार्डन के 20% फूल जा चुके थे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता था कि अगर ऐसा ही रहा तो 5 दिन में ही बेबूजियान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 2 दिन उसे और क्रॉस करने थे। पूरे 7 दिन उस पहाड़ी पे बैठना था और 7 दिन में ही वो बर्फ पूरी तरीके से पिघलेगी। लेकिन इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उस जगह बेबूजियान भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने बस ध्यान साधना किया और जो किया जा सकता था उसने वो किया। दूसरा दिन भी चालू हो गया और पूरे 24 घंटे में 20% फूल और ज्यादा मुरझा गए। बेबूजियान की आंखें धंस चुकी थी। अब उसकी बॉडी में उसे खुद ही लग रहा था कि जान नहीं है। वो बस उसी जगह बैठा रहा जिस जगह बैठा था। अच्छी बात ये थी कि वो डेल्फिया का प्रिंस था, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पावर्स थी खुद को होल्ड रखने की। यहाँ वो 2 दिन से खुद को होल्ड करके रखा हुआ था। लानजान की पीठ से जब वो निशान मिटने लगा तब उसे अंदाजा लगा कि बेबूजियान थोड़ा और करीब हो गया है। हालांकि लानजान की बेचैनी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। वो और ज्यादा परेशान होता जा रहा था। सीन शिफ्ट होकर 6ठे दिन पे पहुंचा। पूरी डेल्फिया की जनता ने शोक मना लिया जब पूरे 90% फूल खत्म हो चुके थे और पहाड़ी पर जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। ऐसे में कोई भी वहां पर जा नहीं सकता था और अब जाने का कोई फायदा भी नहीं था। बीच में अगर रिचुअल्स को तोड़ा तो ना तो कर्ज कभी खत्म होगा, बच्चे तो खत्म हो ही जाएंगे, बेबूजियान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब कोई और खतरा बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन पूरी जनता आंसुओं के साथ थी। मैडम यू से लेकर हर कोई यहाँ पर परेशान था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ बेबूजियान ने अपने सिर को उस जगह रख दिया था। यानी कि वो बैठा हुआ था बट वो अब नीचे गिर चुका था। वो समझ चुका था कि अगर वो खुद को होल्ड कर पाया तो कर पाया। मुश्किल है जो खुद को होल्ड कर पाए, क्योंकि अब वहां उसे स्नो भी महसूस हो रही थी। क्योंकि उसकी बॉडी में ना तो उसकी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा बची थी, ना वो पावर बची थी जो डेल्फिया के लोग होल्ड करके रखते हैं, और ना उसकी बॉडी की पावर बची थी। अगर मैं ये कर्ज खत्म ना कर पाया तो मुझे माफ कर देना लानजान। बस इतना ही था जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। बेबूजियान को फिर से पहला दिन याद आया जब उसने पहली बार लानजान को देखा। फिर उसे पहला कन्फेशन याद आया जब लानजान उससे कह रहा था मैं तुमसे शादी कर लूंगा, क्या तुम तैयार रहोगे। ये पहले दिन की बात थी, पहली मुलाकात की बात थी। फिर उसे अपने पहले शारीरिक संबंध वाली बातें याद आई। कितने प्यारे पल थे। फिर उसे अपने पहली शादी की बातें याद आई। फिर उसे वेडिंग नाइट की जब लानजान ने उसे अपने हाथों से नहलाया था। और फिर बेबूजियान की आंखें बंद हो गई।
सांसें उसकी अभी भी चल रही थी और सीन शिफ्ट होकर अगली सुबह पहुंचा, जब साव ने महसूस किया कि सूरज आज पहले से ज्यादा चमकदार था। मुझे अपना हाथ दो, किसी ने आवाज दी। साव के कदम वहीं लड़खड़ा गए क्योंकि गुफा के जस्ट बाहर था। अगले ही पल उसने अपना हाथ नीचे डाला और फिर हांग मंगजून को खींच लिया। उसको यकीन नहीं हुआ कि वो अपने किंग को फिर से देख रहा था। रोने भर का यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं था। आनंद फानन में लांचन ने अपने 3 मंत्रियों को सबसे पहले बुलाया, जो सबसे उचाला कमान थे और उसके वफादार थे, जिस पर हांग मंगजून को यकीन था। अभी तक उसने ये नहीं बताया था और सबको भी नहीं बताया था कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। कर्ज टूटा तो वहां पर बारिश हुई, तो यहाँ पर राजमाता को पता चल गया कि कर्ज टूट चुका है, यानी कि लांचन के साम्राज्य में। राजमाता उस जगह दौड़ी दौड़ी आई और अगले ही पल लांचन ने जब राजमाता को देखा, यकीनन वो यकीन कर सकता है जो कुछ भी राजमाता ने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पर यह मौका नहीं था ये करने का। सबसे पहले वो क्या कर सकता था? सबसे पहले करने वाली चीजें थी वो अपने सिंहासन को वापस लेता, क्योंकि उसका अधिकार था। और 2 घंटे के अंदर ही जेबुजू ने सारी चीजें सौंप दी, क्योंकि उन्हें मालूम था ये जो कुछ भी है वो हांग मंगजून का है। और सबसे पहले हांग मंगजून ने सैनिकों को इस बात का संदेश दिया और आदेश दिया कि उसको तलाश करो जिन सब चीजों से मिला है। साव ने पहले ही बता दिया था, वो हांग मंगजून के मामा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां लांचन का सफर डेल्फिया के लिए शुरू हो गया था। सीन शिफ्ट होकर भी वुजियान के कमरे में पहुंचता है। हकीम उसके पास बैठे हुए थे। इनकी बॉडी का 99.99% मतलब 99.99% ब्लड खत्म हो चुका है। उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक जिंदा रहेंगे। सारे फूल क्योंकि मुरझा चुके थे, बस वुजियान के गार्डन के इक्का दुक्का ही फूल बचे थे। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ लांचन अपने सिपाहियों के साथ और साव के साथ 2 दिन के सफर के बाद वहां पहुंचा। वैसे तो वुजियान की सांसें अभी भी चल रही थी। भीड़ लगी हुई थी वुजियान के कमरे में और तब जाकर मैडम यू को खबर बताई गई कि हांग मंगजून वहां पर आ गए हैं। वैसे कर्ज टूटने के बाद सबको इन सब चीजों को सब कुछ याद आ गया था। यहाँ तक कि जनता को भी सब कुछ याद आ गया था। तो यहाँ सवाल और जवाब का कोई तुक बनता ही नहीं था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहाँ लांचन वुजियान के पास बैठा था। उसने भी अभी बच्चों को नहीं देखा था। आंसुओं के साथ वो बस वुजियान के माथे पर हाथ रखता है। वो समझ सकता है कि वुजियान ने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसा कौन कर सकता है? शायद सोलमेट इसके अलावा कोई नहीं। उनके बीच दिन और रात का विभाजन था। वो दिन और रात की तरह अलग थे, लेकिन यकीनन जब इंसान एक दूसरे के लिए बने होते हैं तो दिन और रात में भी कुछ ऐसे पल होते हैं जो न दिन के होते हैं न रात के, मतलब कि मिलन के दिन होते हैं। तब उनके सारे दिन और रात जैसे जो भी जीवन के हिस्से थे वो अब खत्म थे, वो अब एक होने वाले थे। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, हांग मंगजून ने कहते हुए वुजियान के होठों पर अपने होश रखे। हद हो गई, 2-4 प्रिंस ने इधर उधर मुंह घुमा लिया। मतलब ठीक है, जीजा जी इतने बेशरम कैसे हो सकते? बीमारी की हालत में ये सब कैसे कर सकते? उन्हें क्या पता कि जीजा जी इमोशनली सपोर्ट भेज रहे हैं। मैडम यू ने नन्हे नन्हे बच्चों को देखा, मतलब जितने प्रिंस और प्रिंसेस थे आंखें फाड़ के तो ऐसे देख रहे थे। मतलब हुआ कि अब डेल्फिया में सारी चीजें प्योर मानी जाती थी। हम जानते हैं कि वुजियान जब छोटा था तो उसने लांचन से क्या कहा था कि तुम मुझसे अश्लील बातें करते हो, जबकि लांचन ने तो बस उसकी तारीफ की थी। सो दैट यहाँ पर ये करना इतनी बड़ी बात थी कि सारे प्रिंस को कब अटैक आ जाता, प्रिंसेस को कब अटैक आ जाता। मैडम यू ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। हकीम जी, लांचन ने हकीम जी को पुकारा। हकीम जी ने किंग की तरफ देखा। मुझे दवाइयाँ दीजिए, लांचन ने दवाई देने की बात कही। लेकिन इसमें करना क्या है? हकीम जी ने पूछा। लांचन ने कुछ समझाया। उसे कुछ आध्यात्मिक शक्तियों के साथ उनसे करना था। अब लांचन के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अभी भी था। दवा बनाई गई, लांचन ने उसमें कुछ चीजें प्रयोग की और फिर वुजियान को पिलाया गया। सीन शिफ्ट कर 3 घंटे बाद पहुंचा। मैडम यू कमरे में मौजूद थी। लांचन सामने बैठा हुआ था। किंग आप चल के बच्चों को मैं बाद में देख लूंगा। अभी ना वुजियान के होश आए, वो ये नहीं कर सकता था, वो ये जानता था। वुजियान के साथ बच्चों को गोद में लेना एक अलग बात थी और अकेले इन सब चीजों को
महसूस करना बहुत अलग बात थी। अब ऐसा नहीं था कि वो एक पिता होने के नाते बहुत ज़्यादा कठोर बन गया था, बट इस जगह वो पिता से ज़्यादा एक हमसफ़र था। वो जानता था कि बच्चों को तो यान ली और बाकी प्रिंस प्रिंसेस संभाल सकते हैं, बट यहाँ बेबूजान को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और पूरे 7 दिन बाद लांजा ने उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। 7 दिन बाद 2 फ्लावर खिले। ऐसा था कि बेबूजान की सेहत पहले से ठीक हुई, तो उसके गार्डन के 2 फ्लावर खिले। खुशियाँ ही उठ गई थी कि अब तो वो ठीक हो सकते हैं। और पूरे 1 महीने में बेबूजान का गार्डन पूरी तरीके से भर गया। पूरे 1 महीने बाद जब बेबूजान को होश आया, तो चीज़ें बदली हुई थी। उसके कमरे में व्हाइट और रेड कलर के पर्दे मिक्स करके लगाए गए थे। अब ये इंडिकेट था कि वो शादीशुदा था। प्लस कर्ज टूट गया था। प्लस आंग मंगजून पूरी तरीके से सेफ था। उसके कमरे का डेकोरेशन देखकर ही वो समझ गया था। और उसने सबसे पहले पर्दों को देखा और उसने बिना हांग मंगजून को देखे देखे स्माइल दी। यानी फिर बेबूजान यहाँ पर विन था, वो ये जान गया। हाँ, लेकिन ये सब तो ठीक है। इतनी बेशर्मी करने की क्या ज़रूरत थी? बेबूज़िया ने सामने की तरफ देखा तो पर्दा दिखा। वो स्माइल कर ही रहा था कि उसे गॉसिप सुनाई दी। अब गॉसिप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके ही लफंडत भाई-बहन थे। हांग मंगजून अभी व्यस्त था मैडम यू से कुछ बात करने में। वो पूरे 1 महीने से अपने साम्राज्य वापस भी नहीं लौटा था। तो वो अभी गुप्त बैठक में था। यहाँ पर बेबूज़ियान के पास उसके 2-3 भाई-बहन थे। बेबूज़िया ने करवट लेकर देखा तो वेन्निंग सबसे आगे बैठा हुआ था। वेन्निंग के पीछे साओ बैठा हुआ था। साथ में 2 भाई-बहन और थे, वो भी छोटे-छोटे थे। मतलब 2 भाई और थे और 1 बहन थी। भाई तो टीनेजर में आ रहे थे, 18-19 साल के दोनों थे। क्या हुआ? बेबूज़िया ने धीरे से पूछा। सबके हक्के-बक्के उड़ गए क्योंकि होश आ चुका था। जैसे ही दूसरा भाई चिल्लाने वाला हुआ, वेन्निंग ने मना कर दिया कि गुप्त बैठक हो रही है, अभी मत चिल्लाओ। बेबूज़िया ने गहरी सांस ली। हुआ क्या है? जीजाजी बेशर्म कैसे हो सकते हैं? उसके एक मुंहफट भाई ने जिसे तमीज ही नहीं कि कहाँ पर क्या बोलना है। दैट्स व्हाई कि उसे जब भी मंत्रियों की बैठक होती, उसे पहली वार्निंग दी जाती उसकी मम्मा की तरफ से कि मुँह मत खोलना क्योंकि मुँह फाड़ता है तो कुछ भी बोल देता है। क्या मतलब बेशरम? बेबूज़िया ने सवाल पूछा। आपकी तबीयत इतनी खराब थी फिर भी वासनात्मक चीज़ें कर रहे थे मतलब कामुकता की चीज़ें कर रहे थे। बेबूज़िया ने उसकी तरफ देखा मतलब हद हो गई, कुछ तो तमीज़ होनी चाहिए बोलने की। अब बेचारा अभी-अभी उसे होश आया था। उसके भाई पहले से उसे ट्रॉमा और सदमा दे रहे थे। बेबूज़ियान को खाँसी आ गई। उसने वेन्निंग की तरफ देखा। यहाँ भरोसेमंद तो बस वेन्निंग ही था। वो एक्चुअली क्या ये सच है? बेबूज़िया ने सवाल पूछा कि क्या सच में उसने मुझे किस किया सबके सामने? वेन्निंग को भी खांसी आ गई। इधर-उधर देख के तारे गिनने लगा था। वेन्निंग, बेबूज़िया ने थोड़ी भारी आवाज़ की। किंग कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत बेशर्मी की चीज़ें हुई थी। अब डेल्विया में सारी चीज़ें बेशर्मी की मानी जा रही। बेबूज़िया ने मुँह घुमाया, हद हो गई मतलब वो बीमार थे, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? असल में लैंडन इमोशनल सपोर्ट भेज रहा था, जो उसके साम्राज्य में बहुत कॉमन सी बात है बट यहाँ पर नहीं थी। छी, 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 छी। किसी ने छी, 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 छी कहा। बेबूज़िया ने देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। कौन बोला? बेबूज़िया ने सवाल पूछा। वेन्निंग ने फिंगर से नीचे इशारा किया। ये उसका 7 साल का भाई था। हम जानते हैं कि राजे महाराजे कितनी शादियाँ करते थे, तो बेबूज़ियान के अंकल-वंकल ने कई शादियाँ कर रखी थी, तो सबसे बेबूज़ियान के बहुत सारे कज़िन्स हो गए थे। बेबूज़ियान ने उसकी तरफ देखा, मतलब 7 साल का था, उसे क्या ही समझ में आ रहा था, मतलब इसका मतलब ये था कि पिछले 1 महीने से इस सब टॉपिक पे गॉसिप कस की हुई है। इधर आओ, बेबूज़ियान ने उसे पुकारा। भैया मैं नहीं आने वाला आपके पास। क्यों नहीं आने वाले? आपको उन्होंने अशुद्ध कर दिया। किसने अशुद्ध कर दिया? जीजा जी ने। किसने कहा? बेबूज़ियान ने उससे सवाल पूछा। सभी बात कर रहे थे। उसने सबको फंसा दिया। वहाँ से ना तो घेरा हो गया। बेबूज़िया ने वेन्निंग की तरफ देखा। कितना कुछ हो गया, मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी कह रहे हैं अशुद्ध कर दिया। क्या होश आ गया? नन्हा बच्चा चिल्ला पड़ा। तो लांजान और मैडम यू भागे-भागे सीधे यहाँ पर आए। इतनी अश्लीलता हो गई, तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? बेबूज़ियान चिल्लाकर वेन्निंग की तरफ एक फ्लावर का पॉट मारता है और वेन्निंग हटा और वो लांजान के सिर पे जा लगा। अब बेबूज़ियान ने मुँह फाड़ा। ब्लड उसके माथे से होते हुए उसके गालों तक आ गया था। मैडम यू ने मुँह घुमाया था। ठीक है डेल्फिया का प्रिंस था, होने वाला किंग था, बट ब्लंडर करना ज़रूरी था क्या? अ बेबूज़ियान ने स्माइल पास की। लांजान ने अपने माथे से टपकते हुए खून को एक रुमाल से पोंछा। उसने बेबूज़ियान की तरफ देखा। मोमेंट इमोशनल हो गया और बेबूज़ियान दौड़कर उससे लिपट गया। वो फुट-फुट के रोने लगा। कम ऑन, मतलब कि हाँ ठीक है, तुमने कर दिखाया। लांजान ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा कि वो अब विजयी है, यानी कि बेबूज़ियान ने सब कर दिया। तुमने कर दिखाया और तुमने भी
तुमने ज़्यादा किया। लांजान ने उसे देखते हुए, ऑफ कोर्स बेबी और ये सारी चीज़ें भी बूजिया ने ज़्यादा किया, पर तुमने ज़्यादा सफ़र किया। आधा-आधा। लांजान ने प्लस में कर दिया क्योंकि वीवो जानता है वीवूज़ियान का माइंड, क्योंकि अभी वो नहीं मानता तो वीवूज़ियान और ज़्यादा उसे क्रेडिट देने की कोशिश करता, तो यहाँ पर उसे चुप कराने का यही बेहतर था कि वो अगर 100 बोले तो उसे भी 100 बोलना था। सीन शिफ्ट होकर 5 घंटे बाद पहुंचा। लांजान और वीवूज़ियान एक दूसरे से दूर नहीं हटे। वो बराबर उसे बताता रहा कि सब बारे में क्या हुआ। और पूरे 5 घंटे बाद मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। कैसे है वो? मैंने नहीं देखा। क्या? वीवूज़ियान ने मुंह फाड़ दिया। मैंने नहीं देखा। मेरा हाथ छोड़ो। वीवूज़ियान ने फटाक से अपना हाथ छुड़ाया। तुम कैसे बाप हो? लांजान ने लाल होकर उसकी तरफ देखा। वो कैसे बताए कि वो कैसा बाप है? मतलब क्या बताना है? मतलब तुम कैसे बाप हो? इतना निर्दयी बाप कैसे हो सकता है किसी का? लांजान को डबल खांसी आ गई। मतलब ठीक था, ये भी सुनना उसे बाकी था और सही भी था। 1 महीने से कौन अपने बच्चों से दूर रहता है? बस तुम्हारे साथ मिलना चाहता था। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो मेरे बच्चों को कैसे तड़पा सकते हो? वीवूज़ियान ने तो अलग सुनाना शुरू कर दिया। अब लांजान, ऑफ कोर्स यहाँ पर वो सह सकता था। उसने वीवूज़ियान के गालों को छुआ। मुझे मेरी गलती मंजूर है। तो वीवूज़ियान को मुँह वही बंद हो, उसे कैसे पता कि ये तो ग्रीन फॉरेस्ट मिल गया उसे? वीवूज़ियान ने मुँह घुमाया। सोचा था एक बहाने से उसे लड़ तो लेगा। कुछ सुनाएगा नहीं तो वीवूज़ियान को अच्छा फील कैसे होगा? बट उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। लड़ने का भी बहाना नहीं दे रहा। वीवूज़ियान मन में सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। नर्वस मीन्स कि अंदर से वो काफ़ी हद तक डरा हुआ है या सहमा हुआ है, क्योंकि वो 1 महीने बाद पूरे बच्चों से मिलने जा रहा था। उसे क्या पता 1 महीने बाद उसके बच्चे कैसे हो गए हैं? लांजान क्या सच में पूरा पिंक है, पूरा व्हाइट है? ऐसा कुछ नहीं था। लांजान ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो बच्चों के कमरे की तरफ जा रहे थे। हाँ, एक बहुत ज़्यादा पिंक हो गया, एक बहुत ज़्यादा व्हाइट हो गया। दोनों के दोनों कृत्रिम तरीके से लग रहे हैं। कृत्रिम मीन्स कि बनावटी बच्चे, मतलब कि ऐसा सोच सकते कि बच्चे को बनाया गया ना कि पैदा किया गया नेचुरल तरीके से। वीवूज़ियान ने मुँह घुमाया, हद हो गई। वो पैदा हुआ था तो सबने कहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिकना एंड गोरा था। बट ये पिंक क्या है? ये कौन-सी बला आ गई उसकी ज़िंदगी में? तुम्हारे यहाँ तो लाल है, पिंक कहाँ से आया? वीवूज़ियान से पूछा। मुझे नहीं पता, लांजान ने ब्लश करते हुए कहा। वीवूज़ियान ने मुँह घुमाया। असल में ये डेल्फिया का असर था कि वहाँ जो कुछ भी होता था सब यूनिक होते थे, सबके पास अपनी पावर्स होती थी, तो बच्चों में डेल्फिया का वो थोड़ा-थोड़ा आ गया था। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचा। वीवूज़ियान जब कमरे में पहुँचा तो दीदी की गोद में एक बच्चे को देखा। इतना मोटा ताजा था वो, बिल्कुल दीदी के बालों से खेलने की कोशिश कर रहा था। 2-4 बाल उसके मुँह में जा रहे थे तो मुँह भी बना रहा था। ये रहा। वीवूज़ियान तो चिल्ला पड़ा। बीबी ने मुँह घुमाकर देखा। वो सब तो ठीक है, 1 महीने बाद किसकी आवाज़ सुन रहा है? वैसे तो उसे पता है कि उसके मम्मा और पापा मतलब पिताजी तो मिलने ही नहीं आते, बट ये तो कुछ और ही था। अब लांजान को खांसी आई। उसने पहली बार अपने बच्चों को यानी अपनी औलादों को देखा। मोटे-मोटे हाथ थे एंड उसके बाद उसे एक बच्चे के चेहरे को देखा। एक बच्चा तो अभी गायब ही था। अ अ अ, लेकिन ये मेरा ही है? उसने लांजान से पूछा। दीदी ने उसकी तरफ देखा। ऑलमोस्ट दीदी घूर पड़ी थी। आप मुझे क्या देख रही हैं? और उसने लांछन की तरफ देखा। तुमने ही तो कहा था एक पिंक एंड व्हाइट है। नॉर्मल बच्चों की तरह है, पिंक व्हाइट नहीं है। लांछन ने अब जाकर सच बताया। वीवूज़ियान ने उसे घूरा। तब तक वहाँ मैडम योर एल्डर्स महिलाएं आ गई थी, मतलब कि जो बूढ़ी-बूढ़ी औरतें थी, कोई दादी लगती थी, कोई चाची लगती थी। 2-4 भी वहाँ पर आ गई थी। तुम्हें बाद में बताता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? लांछन ने उसकी तरफ देखा। उसे पता है कि वीवूज़ियान इस बात पर लड़ेगा, बट ठीक था, अभी मोमेंट को एन्जॉय करना ज़्यादा ज़रूरी था। बेबी बिल्कुल नॉर्मल ही था, बट गोल-मटोल था। ये वुजान को देखता है, देन ऐसा क्राई करता है कि मानो उससे उसकी जायदाद छीन ली गई हो, मानो उसके सिर से उसका ताज उठा लिया गया हो और अब जाकर दिया गया हो। कैसे उठाना है? भी वुजान उसकी टांग पकड़ के खींची। दीदी ने उसे रोका, ढंग से उठाओ। तो पूछता है कैसे उठाना है? तो मैं उठाकर बताऊं? पीछे से लांचा ने कहा। वी वुजान ने उसकी तरफ देखा। वीइंग कहाँ देख रहे हो? आगे देखो। उसने क्या कहा आपने सुना? अब वो किंग था, ठीक था, वी वुजान ऐसा बात कर सकता था क्योंकि वो उसका पार्टनर था, बट मैडम ये ऐसा नहीं कर सकती थी। इतने बेशरम मत बनो। मैंने क्या किया? वुज़िया ने मुँह घुमाते हुए कहा। हद हो गई, मतलब ये तो लांछन कर रहा है, ऐसा यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? उसे तो बाद में ख्याल आया कि वो तो किंग है, उसे ऐसा नहीं कह सकते सब के सब। लांछन की आंखों में आंसू थे, तो वुज़ियान की आंखों में आंसू थे। वो सब तो ठीक था। दूसरा बच्चा तो दीदी के पीछे लेटा हुआ था, मतलब कि दीदी बैठी हुई थी, लेटा हुआ था। वो बच्चा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, तो आधा से ज्यादा तो छुपा हुआ था, मुँह घुसड़े हुए था तकिया के अंदर। उसे लांछन ने उठाया।
दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ज़्यादा मोटे ताजे थे। विंग भी इमोशनल था, तो हाँ लांचन भी इमोशनल था। और उस वक्त के बाद से उन्होंने अपने बच्चे को पूरे 5 घंटे के लिए छोड़ा ही नहीं। दोनों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, इमोशनल थे, बच्चों से कसमें वादे ले रहे थे। सेंसिटिव टू लांचन के साम्राज्य में पहुंचा। पहला ही हुक्म था कि उसने अपने बच्चों की खुशखबरी अपने साम्राज्य में दे दिया था। सेंसिटिव टू वेबूजियान पे पहुंचता है। सब कुछ परफेक्ट हुआ तो वेबूजियान भी एक्शन में आया। 1 महीने बाद उसकी ताजपोशी होने वाली है, उसके पास अधिकार, और उसने सबसे पहले ही याओ की मम्मा को कैद खाने में डालने का आदेश दिया। अल्सो याओ ने वैसा कुछ किया तो नहीं था, लेकिन याओ के लिए एक अच्छा सबक था कि राजतंत्र सबके लिए एक बराबर है। फिर वो चाहे चाचा चाची हो, मामा मामी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर वेबूजियान का कोई ब्लड का होता तो वेबूजियान भी यही करता। लांजान ने भी अपने उसमें कह दिया, और उसके साथ साथ लांजान ने राजमाता को माफ नहीं किया था, यानी उसने अपनी ग्रैंड माँ से मिलने से भी इनकार कर दिया था। ग्रैंड माता ने कई बार ये संदेश भिजवाया था कि बच्चों को लेकर आए, बट लांजा ने मना किया क्योंकि वो भी नहीं चाहता। डेल्फिया बच्चों के लिए ज्यादा परफेक्ट था ना कि उसके साम्राज्य से ज्यादा यहाँ पर परफेक्ट है। सेंसिटिव टकर वहां पहुंचा जहाँ रात में लांजान भी पूजियान बच्चों को सुलाकर खिड़की के पास खड़े थे, बाहर की तरफ देख रहे थे। डेल्विया से आसमान बहुत रंगीन दिखाई देता है और सामने वीवूजियन का गार्डन दिखाई देता है, जहाँ पर वीवूजियन की वजह से फ्लावर खिले थे और जिसकी वजह से जनता को उनके प्रिंस की हालत के बारे में पता चलता था। सारे फ्लावर्स खिले हुए थे और सारे ही चमक रहे थे और रोज से ज्यादा चमक रहे थे। इंडिकेट था कि वीवूजियन बहुत ज्यादा खुश था। लांचान, वीवूजियन उसके सीने से जा लगा। लांचान ने उसके बालों को सही करते हुए कहा, हमारे बीच अब कोई दिन और रात नहीं है। हाँ, हम उस जगह पे आ खड़े हुए हैं जहाँ दिन रात मिलते हैं, यानी कि कोई दूरियां बिल्कुल भी नहीं है। वो अब एक दूसरे के हैं, अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता है। हाँ मैं जानता हूँ, लांजा ने बोलकर उसे सीने से लगा लेता है। और वो रहे दिन और रात के मिलन के फल, वीवूजिया ने से टीस करते हुए कहा। दोनों की नजर एक साथ बेड पे गई थी। उनके सींग नहीं है, वीवूजिया ने मुंह बनाते हुए कहा। इधर आओ, लांजा ने उसे खींचा क्योंकि लांजन विजुअल्स दिखा सकता है। उसने वीवूजियन को खुद में उठाया और पेट पर लेकर गया, बच्चों के बगल में बिठा दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें देखना है। सच में है क्या उनके पास? हाँ, क्योंकि मेरे अंदर वैसी पावर थी। जब तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया उस वक्त मैं अपनी दोनों सोल के साथ था। ऐसे में संभावनाएं हैं कि ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। जैसा कि पिंक और व्हाइट का जो विभिन्नता थी, मतलब कि जो बदलाव थे, तो पिंक व्हाइट वहाँ कलर के उनके स्किन कलर से नहीं था, बल्कि उनके सींगों के कलर से था। और यही उनकी शक्तियां भी डिवाइड करेगा कि किसमें क्या शक्तियां हैं। लांजान ने चुटकी बजाई। पूरे कमरे की मोमबत्तियां बुझ चुकी थी। ये क्या हुआ? विभूजियान उसकी तरफ देखा। अब बच्चों की तरफ देखो। विभूजियान ने तितलियों को जलाया, मतलब अपनी तितलियों को बुलाया। तितलियों ने कमरे में थोड़ा उजाला किया और हल्के उजाले में विभूजियान ने जब अपने बच्चों की तरफ देखा, वो सब तो ठीक था, वो सब तो ठीक था। एक तो टांग फैलाए सो रहा था, दूसरा टांग सिकोड़ के सो रहा था, मतलब इंट्रोवर्ट वाला टांग सिकोड़ के सो रहा, दूसरा फैला के सो रहा था। जो इंट्रोवर्ट था उसके पास पिंक सींगें थी, बहुत प्यारी प्यारी सी, क्यूट क्यूट सी। और ऐसा नहीं था कि वो सबको देखती, वो कुछ खास मोमेंट पे ही देखे जा सकते थे उनके पेरेंट्स के द्वारा। और दूसरे की वाइट सींगें थी, जो कि पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट बच्चा था। हाँ, विभूजियान ने स्माइल करते हुए लांजान को सीने से लगा लिया, मतलब लांजान से जा चिपका। ये तो बहुत प्यारे दिख रहे हैं लांजान। प्यारे तो हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता नहीं सींगे तो तुम्हारी तरह हैं, विभूजियान ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि हम दोनों की मेहनत है। ये बोलकर लांचान ने उसके कान में कुछ कहा। तुम भी बेशरम हो, बेबूजिया ने मुझसे कहा। लांचान ने उससे खींचा ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। और इस प्यारे से मोमेंट के साथ, इस लंबी सीरीज का जो कि मैं बराबर ला नहीं पाई हूँ, बीच बीच में कह पाया है, द एंड होता है। आगे का फ्रेम में खींच दूँ। 1 महीने बाद लांजन अपने साम्राज्य वापस पहुंचा, और जब वो साम्राज्य वापस पहुंचा उसने सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। उन लोगों को उसने पूरी तरीके से बर्खास्त किया जो इस वक्त राजमाता की गलत में भी साथ दे रहे थे, और नए नए मंत्रियों को चुना जो उसके माँ के लिए और उसके पिताजी के लिए काफी ईमानदार थे। जेबूजू ने लांजान का हर हाल में साथ दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वीवूजियान से शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि वीवूजियान ही उनका सोलमेट है। तो वीवूजियान के घर वालों को मनाना
बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता था और किताब भिजवाने वाले कोई और नहीं बल्कि जेबुजुन थे, वरना कोई किताब क्यों ही भिजवाएगा। जेबुजुन ने किताब भिजवाई थी बट आखिरी पन्ना भी से गायब हो गया था। मामा जी को अलग सजा मिली थी और याओ की मम्मा को अलग सजा मिली थी। अब रही भी वूजियान और लांजुआन की जिंदगी के बैलेंस करने को। बच्चों की परवरिश फिलहाल डेल्फिया में ही हो रही थी। बस लांजान और वीबूजियान ने एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के साम्राज्य में जाने का समय निर्धारित कर लिया था। 5 साल तक यही चलता रहा और फिर 5 साल के बाद दोनों बच्चे पिताजी के साम्राज्य में पहुंचे। वहां उनकी आगे की शिक्षा हुई, मतलब कि आध्यात्मिक शिक्षा और शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा। बट वीबूजियान और लांजान ने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत है तो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार है। लांजान ने उस वक्त वीबूजियान की ख्वाहिश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपने अंदर उसने एक ऐसी सोल को ले लिया जो पूरी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। बट वहाँ भी वीबूजियान उसे बचाने के लिए वो सब कर गुजरा जो एक सोलमेट के अलावा कोई नहीं करता। ऐसे में उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। साओ ने ईमानदारी दिखाई, वो अपने किंग के लिए ईमानदार था और एट द सेम टाइम वेनिंग भी ईमानदार था। तो यहाँ पर सारी चीजें एक साथ खींच दी गई हैं। अब ये बताइए, इस पे 1 शॉट आने वाली है, अगली बहुत चटपटी होगी। फनी मैं बहुत दिन से नहीं लाई हूँ, एक पारिवारिक फनी एंड ऑलरेडी मैरिड कपल के ऊपर होगी। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है वही शुरू कर दूं, क्योंकि अभी संडे वाली स्टोरी आधी मैंने इस रिकॉर्ड की है, आधी बाकी, वो संडे को 100% आ ही रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। वैसे इसके बारे में बता के जाना, ये और ज़्यादा मज़ेदार होती अगर मैं इसे बिना गैप के ख़त्म करती। इवन मैं सच बोलूँ तो गैप आने के बाद मेरी भी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि रिदम टूट जाता है। मैं ये कभी नहीं चाहती, स्टोरी में तो बिल्कुल भी नहीं। बट कोई बात नहीं, चीज़ें उथल पुथल हैं, क्योंकि घर से बाहर रहना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है। मैं क्या बोलूँ कि बहुत कुछ स्ट्रगल है, स्टडी भी है साथ में, तो मैनेज करना पड़ रहा है। खैर बता के जाना कि क्या सही रहेगा। मुझे तो लगता है कि 1 शॉट ही लेकर आऊँ। अपना बहुत ख्याल रखें। हाँ हाँ हाँ, 1 शॉट बहुत लंबा नहीं होगा, 1.5 से 2 घंटे का होगा और इसमें मैं पारिवारिक चीज़ें संभाल लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल। प्लीज़ कोई प्लॉट ना दे, जो 1-2 हैं पेंडिंग वो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं प्लॉट नहीं ले रही हूँ। और अपनी ऑब्सेशन सिर्फ अपनी स्टोरी से छोड़ दीजिए। ऑफ कोर्स स्टोरी तो स्टोरी है, किसी की भी आए। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।